हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 06 और MHI 106 की मैराथन क्लास। इट मीन्स आपका जो आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर ये दो क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट के यही होते हैं कि MHI 06 और MHI 106 में दोनों के सिलेबस अलग हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि MHI 06 हो चाहे MHI 106 हो, तो इसके सिलेबस में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि हमें ये पहले सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में देखने को मिलता था, एज इट इज़ सेम आपके MHI 106 में देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है, इसमें कोई भी चैप्टर डिडक्ट नहीं हुआ है, जैसे था वैसा ही है। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये मैराथन क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी मैराथन क्लास की है, अगर आपने बहुत आपकी वो थी कि मैराथन क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट का जो रिस्पांस है या उनकी बहुत हेल्प हो पा रही है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है क्या करना है, तो इस आज की मैराथन क्लास से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना है, अदरवाइज आपके बहुत सारे डाउट बने रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने ऑलरेडी MHI 06 यानी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2016 से 2023 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से यूनिट या टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपका एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये जो स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है, इसी के तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो तब मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपका अभी एग्जाम है जून में 21 जून, ठीक है। जैसे कि आपको पता है MHI 105 की मैराथन आ चुकी है और आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, तो क्या क्या पढ़ सकते हो उसे देखो। सब कुछ पढ़ने से अच्छे लिमिटेड चीज़ें करो, ताकि ईजिली से 60-70% आप कवर कर सके, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट ब्लॉक आप देखोगे, इसमें हमारे पास 3 यूनिट्स है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। अभी तक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊँ तो ये वाला ब्लॉक 30 मार्क का है, बट जो नए सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं उनकी मैं कुछ नहीं कहूँगी कि आपका 30 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, 40 का आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट ये जैसे कि मैंने हर क्लास में आपसे कहा है कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाने हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा सोर्सेज यानी स्रोत के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम जब कभी भी इतिहास को पढ़ते हैं उसके पीछे हमें कोई ना कोई सोर्सेज ज़रूर प्रोवाइड हुए, तभी आज हम अपने इतिहास को, हिस्ट्री को पढ़ पाए हैं, और तभी हमें आज ये सारी चीज़ें पता चली कि पास्ट में कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, राइट। तो यहीं पर आपको सोर्सेज का चैप्टर मिलेगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे, जैसे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपको पता है सोर्सेज में हमें एपिग्राफी यानी शिलालेख देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुए, जिसमें आपके एपिग्राफी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, जिसे आप कॉइन्स कहते हो, सिक्के। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। बेशक यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में प्रॉपरली आपको बताती रहूँगी, तो इन बातों का ध्यान रखना। और तीसरा आपको करना है आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक, ये नोट कर लो, क्योंकि देखो सोर्सेज ये लोग डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। अगर इन्होंने सोर्सेज पूछा तब तो आपको ये तीनों ही सॉल्व करना है, या फिर ये आपसे सिंगल आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत पूछते हैं, न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी पूछ लेते हैं। तो आर्कियोलॉजी अगर इन्होंने आपसे पूछा तो आप न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी, मॉन्यूमेंट, ये सब कुछ इसमें बताओगे, ठीक है। और अदरवाइज इन्होंने सोर्सेज पूछा, ठीक है, लेकिन ये सिंगल सिंगल भी पूछ लेते हैं। लाइक ये एपिग्राफी 10 मार्क्स में पूछ लेंगे, न्यूमिस्मेटिक 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं, आर्कियोलॉजी पूछ लेंगे, ये इनकी चॉइस होती है, ये आपको करना है। दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है हमारा लिटरेली यानी आपके साहित्य,
साहित्य स्रोत से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है। और साहित्य स्रोत से जो सिंगल क्वेश्चन कभी कभी 10 मार्क्स में आपको ऋग्वेद से पूछ लेंगे, तो ये सब पढ़कर जाना, ठीक है। अब आगे बात करें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपके आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक के साथ ये क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, वो है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल रीडिंग। तो यहाँ पर सबको कन्फ्यूजन हो जाती है, अरे ये क्या पूछ लिया, आर्कियोलॉजिकल तो सॉल्व कर लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल वाला सेक्शन का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप सभी नहीं लिख पाते। तो ये सब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे इससे बाहर नहीं आएगा। क्या आएगा, क्या क्या कर रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एपिग्राफी, यानी जो शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, स्टार्टिंग में प्री हिस्टोरिक के टाइम पर हमें आपके कोई भी उस समय कोई पढ़ नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था। तो स्टार्टिंग में जो हमें सोर्सेज मिलते हैं वो आपके एपिग्राफी के थ्रू होते हैं। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पर जो अभिलेखों को जो पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं, या फिर शिलालेख भी कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन आपको बहुत सारी देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक सोर्स है जिसमें आज हम अपने हिस्ट्री के, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं, ख़ास तौर से आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में। इंस्क्रिप्शन मेनली अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं। इंस्क्रिप्शन मेनली आपको फाउंड होंगे किस में, या तो वो होंगे आपके स्टोन टैबलेट में, राइट, या तो वो आपके पिलर्स में देखने को मिलते हैं, या तो फिर वो आपके मेटल की प्लेट्स में देखने को मिलेंगे, या तो फिर वो आपके गुफा के दीवारों पर मिलेंगे, वॉल्स ऑफ केव। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन के वो फाउंड होते हैं कि किस किस में, कोई भी तरीके से हो सकता है, स्टोन टैबलेट, पिलर, मेटल प्लेट्स, वॉल्स ऑफ केव, गुफा की दीवारें। यहाँ पर अगर हम सोर्सेज की बात करें, अब इंस्क्रिप्शन है, लिखी गई है बहुत सारी, तो ऑब्वियस है बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कौन कौन सी भाषा में, तो आपको ये भी याद रखना है कि हमें जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख देखने को मिलता है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। लाइक अगर साउथ इंडिया में अगर हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन मिलता है तो हमें उसमें तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषा में मिलता है। अदरवाइज पर्शियन लैंग्वेज में, आपके अरेबिक लैंग्वेज में, है ना, संस्कृत लैंग्वेज में, आपके पाली लैंग्वेज में, हर एक भाषा में इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको क्या, इसके कुछ एग्जाम्पल बता देना। लाइक हमें अशोक, देखो इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हमें अशोक से ही देखने को मिलती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अशोक के एडिक्ट्स मिलते हैं हमें। समुद्रगुप्त का, आपको किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, समुद्रगुप्त, जितने भी इंस्क्रिप्शन आपको याद हो आप दे सकते हो। समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, ये दो फेमस है जिसके पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको याद है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि इन्हीं के कोर्ट पोएट हरिसेन ने यहाँ पर किया था। और समुद्रगुप्त के बारे में आज हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी, उनके बारे में पढ़ना है, जानना है, तो वो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जानते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको रुद्रदामन बताया, रुद्रदामन आपको पता है ना, जूड़ागन इंस्क्रिप्शन, यस। तो ये दोनों फेमस पिलर है जिसके अंदर हमें रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी धार्मिक और प्रशासनिक के बारे में पता चलता है इन शिलालेख में। और ये सारी बातें आपको इंस्क्रिप्शन में लिखना है। इसी तरीके से आपके मंदस और कॉपर प्लेट मिल जाता है, सोगारो प्लेट मिल जाता है, एहोल इंस्क्रिप्शन मिल जाता है। चोल डायनेस्टी के बारे में आज हमें पढ़ना है तो वो उत्तर मेरून इंस्क्रिप्शन है। इस तरीके के आप लोगों को जितने भी इंस्क्रिप्शन याद है और वो इंस्क्रिप्शन, वो शिलालेख किस रूलर या डायनेस्टीज के बारे में बताते, तो ये सारी बातें आपको बतानी है। ओवरऑल आपका जो एपिग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू वो आपके हिस्ट्री के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पर कैसी थी उसके बारे में बताता है। डन। आगे बढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब सभी को पता है, आपका स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी जो आपके सिक्के भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारा सोर्स होता है। इसके थ्रू भी आज हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। सिक्के यानी कॉइन्स भी आपको बताना है कि कौन कौन से तरीके से हमें यहाँ पर कॉइन्स देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे कि आज आप देखोगे गोल्ड, आपके सिल्वर, है ना, ब्रोंज, कॉपर, हर एक, यानी आपके सोने, चांदी, तांबे, हर एक के कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं और हर एक टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखो कि समुद्रगुप्त के बारे में भी हमें उनके रिलेटेड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई भी कॉइन्स होता है तो यहाँ पर आपके फ्रंट पे रूलर होते हैं
और बैक साइड पे कि वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हैं वो चीज़ पता होती है। जैसे समुद्रगुप्त को आपने देखा होगा, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी वो रूलर बताए गए, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहा कि हर डायनेस्टी में हर एक कॉइन के बारे में अलग अलग चीज़ें मेंशन की है। यानी कॉइन भी, ये जो सिंबल हमारा जो सिंबल है वो हमें हर एक एम्पायर के बारे में बताता है, ठीक है। उसके ट्रेड के बारे में बताता है कि कौन से डायनेस्टीज़ के समय पर, जो आपके व्यापार के समय, ट्रेड के समय पर कॉइन्स कौन सी चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता, गोल्ड कॉइन थे या सिल्वर थे, वो सारी बातें आपको न्यूमिस्मेटिक्स में बताना है। देखो न्यूमिस्मेटिक 10 मार्क्स में भी आ जाएगा। अदरवाइज इन्होंने आपसे आर्कियोलॉजिकल पूछ लिया, पुरातात्विक, तब आप न्यूमिस्मेटिक्स भी बताओगे, एपिग्राफी भी बताओगे, याद रखना। आर्कियोलॉजिकल में ये दोनों के अलावा आप मॉन्यूमेंट यानी स्मारक के बारे में भी बताओगे कि हमें पास्ट में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत होता है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये था स्टडी ऑफ कॉइन्स। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है आपके, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। इसके अंदर हम बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। लाइक आपके जो पोर्ट्स हुए, पोट्री हुई, सील्स हुए, स्केलेटन जो हमें उस समय उनके जो रिमेन्स मिले थे, ये सब कुछ आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें देखने को मिलता है। आपके रॉक कट टेम्पल भी मिलता है, जैसे कि आपका अजंता में, एलोरा केव में, सभी को याद है। हमें स्क्रिप्चर, पेंटिंग, ये सब होता है आपका आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत। क्लियर हो गया। तो ये तीनों टॉपिक तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो, नेचर ऑफ सोसाइटी ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, ये मैंने पूरे सोर्सेज के साथ बता दिया। ये क्वेश्चन जिसको देखना है वो देख सकता है। यहाँ पर मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आगे देखो, अगर इन्होंने आर्कियोलॉजिकल नहीं पूछा तो ये आपसे लिटरेचर यानी लिटरली आपसे साहित्य सोर्स पूछ लेंगे। साहित्य में आपको पता है कि हमारे प्राचीन के इतिहास के साहित्य, यानी जब हम लोग उस टाइम के जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना जानते थे, तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी। लिटरली सोर्सेज देखो, वेद, जैसे वैदिक पीरियड के बारे में, जिसमें आप वेद के बारे में बता सकते हो, आप ब्राह्मण्स के बारे में बता सकते हो। इस टाइम पर हमें उपनिषद देखने को मिलते हैं, वो आप बता सकते हो। और आप क्या बता सकते हो, यस आप बता सकते हो अर्यंक। देखो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वैदिक पीरियड पे ना डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, ये वीडियो देखकर चले जाओगे तो ये सोर्सेज भी कर लोगे। और अगर चलो वैदिक का भी ना हो तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री की ही प्लेलिस्ट में सोर्सेज का सबसे पहली वीडियो है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल और लिटरली सोर्सेज बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने मेंशन किया है, उस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि आपको वो वीडियो कैसे दिखेगी, ठीक है, कैसे मिलेगी। क्योंकि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट होता है या मिलता ही नहीं है, कन्फ्यूजन होती है। तो इस, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप हिस्ट्री के सोर्सेज यूट्यूब पे सर्च करके, सिद्धि तिवारी भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आते हैं, आपके एपिक्स हुए जिसमें आपके रामायण, महाभारत, आपके पुराण हुए, ठीक है। और यहाँ पर जो लिटरेरी सोर्सेज है कौन कौन सी भाषाओं में हमें मिलते हैं उस टाइम पर, आपके पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। हमारे वेद जो है, जैसे कि आपको पता है वेद जो है वो संस्कृत भाषा में कंपोज किया गया था। जैनिज़्म के, बुद्धिज़्म के टेक्स्ट जो हमें मिलते हैं वो पाली और प्राकृत भाषा में आपको देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मौर्यन के बारे में आज हमें समझना पढ़ना है तो हम कौन से लिटरेरी सोर्स पे जाते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये बहुत सारी उस समय ऑटोबायोग्राफीज भी आपको मिली, तो ये लिटरेली सोर्सेज में आते हैं जो आपको मेंशन करना है। क्लियर हो गया। चलो, लिटरेली सोर्सेज 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें करनी है। डिटेल में अगर करना है तो क्या करना होगा, आइए चलिए मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है और वो वीडियो नहीं मिलती, तो इसलिए मैं एक बार हम देख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आएंगे, आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, आपको यहाँ पे सर्च करना है एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट। यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली आपकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाना है और उसमें देखो हर एक की सेपरेटली यहाँ पे बनी हुई है। ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री है, और ये रहा आपका एंशियंट हिस्ट्री यानी एंशियंट इंडिया की सेपरेट यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको हर यहाँ पर मैक्सिमम वीडियो आपको जो भी हेल्पफुल है वो करना, लेकिन अभी जो उसको बारे में मुझे बताना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक ये देखो,
चैप्टर फर्स्ट है सोर्सेज, क्लास 1 देख रहे हो, सोर्सेज ऑफ एंशंट इंडिया, और इस पे 2 वीडियो आपको मिलेगी, 3, ठीक है। ये 3 है सोर्सेज के ऊपर। इसमें मैंने आर्कियोलॉजिकल के बारे में बताया लिटरली, और ये फॉरेनर ट्रैवल, तो ये तो भी आपके काम की चीज़ नहीं है। ये दोनों वीडियो आप देख लोगे, बहुत डिटेल में बताया है, नोट्स भी आप लोग इससे बना सकते हो। बाकी स्टोन एज, बाकी की यहाँ पर भी आपके एंशियंट हिस्ट्री के कंप्लीट यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अशोक के इंस्क्रिप्शन, देखो इंस्क्रिप्शन के बारे में नोट्स बनाना तो इंस्क्रिप्शन यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी पढ़ाया, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, जितने इंस्क्रिप्शन आपको याद हो मेंशन कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से इंस्क्रिप्शन नोट कर सकते हो कि कौन से इंस्क्रिप्शन किस रूलर और किस डायनेस्टी के बारे में हमें बताते हैं। ये सारी बातें आप कर सकते हो इसी में। उसके बाद आपकी इंडस वैली, हड़प्पा के बारे में भी मिल जाएगी यहाँ पर वीडियो। तो ये सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वैदिक पीरियड भी काम की चीज़ है, क्योंकि अभी हम जो सेकंड ब्लॉक में पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, तो अगर आपको डिटेल में समझना हो तो यहाँ से कवर कर सकते हो। तो ये वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके आप यहाँ पे कंप्लीटली गुप्ता डायनेस्टी तक आप देख सकते हो डिटेल में। और अगर उतना भी टाइम नहीं है तो एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास है यहाँ पर, ये भी देख सकते हो, चॉइस आपकी है। डन, चलिए वापस चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से आपसे एक एंथ्रोपोलॉजी, एक वर्ड को ऐड कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तब अगर करना है फर्स्ट चैप्टर में तो देखो क्या लिखना है। देखो अगर इन्होंने आपसे एंथ्रोपोलॉजी वर्ड 20 मार्क्स में आर्कियोलॉजी के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि रोमन उस टाइम पर, यानी जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर में एक उसने ज़्यादातर हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि रोमन का रिलेशन हमारे भारत के साथ देखने को मिलता है 6 to 4 सेंचुरी ईसा पूर्व के टाइम पर, ठीक है। और ग्रीक के साथ भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं उस टाइम पर। ये सारी बातें बताने के लिए बहुत सारी हिस्ट्री राइटिंग लिखी गई थी, ठीक है। आप लोग कुछ स्कॉलर्स के नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके साइलेक्स हुए, ये ग्रीक ऑफिसर है, तो यहाँ पर पर्शियन के रूलर के बारे में, डेरियस के बारे में, इसी में सारी चीज़ें बताई गई है। आपका जो पर्शियन वॉर हुआ था इंडिया के साथ वो भी बताया गया है। हेरोडोटस आपको पता है ग्रीक के इतिहासकार है, जो कि हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। मेजिस्थनीज यानी जो इंडिका जिन्होंने लिखी थी, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर। ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है, किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद ओवरऑल बताना है कि यहाँ पर जो सोसाइटी है, एक बार ऐसी सोसाइटी थी स्टार्टिंग में, जैसे हम हंटिंग गैदरिंग पे थी, फिर धीरे धीरे ये सोसाइटी आपकी डेवलप होती चली गई, तो एग्रीकल्चर पे हम कैसे आ चुके हैं। और जैसे जैसे हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल की तरफ बढ़ा, फिर लोगों ने जैसे जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत करी तो फर्स्ट सेटलमेंट की स्टार्टिंग हुई, फिर धीरे धीरे ये ट्राइबल ग्रुप जो है एक सेटल हो गया, फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ। ये पूरी स्टोरी बतानी है क्यों हुआ ये सब, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या बात समझ आई कि हमारी सोसाइटी ट्रांसफ़र हो चुकी थी आपके हंटिंग गैदरिंग से एक स्टेबल विलेज लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है आपका सेकंड, हंटिंग गैदरिंग, अर्लिंग फार्मिंग सोसाइटी और पेस्ट्रोलिज्म। देखो इसके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियस है ये चैप्टर आप सभी पहले भी पढ़ चुके हो। हंटिंग गैदरिंग यानी पैलियोथिक पुरापाषाण काल, अर्ली फार्मिंग यानी नियोलिथिक नवपाषाण काल, पेस्ट्रोलिज्म पशुपालन यानी कि मीसोलिथिक के बारे में आपको बताना है। कई बार हम पढ़ चुके हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी सब कुछ वही लिखना है कि आपकी हंटिंग गैदरिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है कि उस समय हंटिंग गैदरिंग की सोसाइटी थी। ये यहाँ पर हमें उस टाइम पर क्या है कि लोग की सोसाइटी है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे नहीं था, इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे। उस टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप्स था उनके छोटे छोटे ही ग्रुप होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 50 लोग होते थे, इतनी पॉपुलेशन उस टाइम पर नहीं होती थी। बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड हमारा हंटिंग गैदरिंग की सोसाइटी बढ़ी, क्योंकि देखो इस टाइम की सोसाइटी के बारे में बता सकते हो कि इक्वल होती थी, जिसे आप क्या बोलते हो, यस, एग्लिटेरियन सोसाइटी। क्योंकि इनइक्वालिटी थी ही नहीं, क्योंकि जब लोग स्टेबल ही नहीं थे, एक जगह सेटल ही नहीं थे, तो इनइक्वालिटी तो बहुत दूर की बात है। ये सारी बातें आप इसमें बताओगे। अर्ली फार्मिंग सोसाइटी, नियोलिथिक के बारे में
हमने कई बार बहुत अच्छे से पढ़ा है कि फार्मिंग आपकी शुरू जब हुई नियोलिथिक पीरियड में, और जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, पहला एविडेंस आपके मेहरगढ़ में मिला। इसका एविडेंस मैंने अभी आपको लास्ट MHI 105 में भी बताया था। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर में सबसे पहले वीट और बार्ले इन्होंने उगवाया था। उसके बाद नियोलिथिक की सारी कहानी आपको बतानी है कि इस टाइम पर जो हमें घर देखने को मिलते हैं वो मिट्टी के बने हुए थे। 2 से 4 रेक्टेंगुलर रूम यहाँ पर हुआ करते थे। और ये लोग क्या करते थे, इस समय फायर का जो नॉलेज थी, वो आग का आविष्कार तो पहले हो चुका था, लेकिन फायर का यूज़ जो है वो अब इस टाइम पर हो चुका था। मतलब सारी कहानी आपको पता है, बस वही सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नहीं पता, एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अभी मैंने दिखाई थी, उसमें पैलियोथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक डिटेल में पढ़ा है, वहाँ से भी कर सकते हो। पेस्ट्रोलिज्म से अगर क्वेश्चन आया, जिसे हम मीसोलिथिक नियोलिथिक भी पूछ लेते हैं, तो दोनों को मर्ज करके भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। आपको पता ही वो है पशुपालन, जिसमें हमें पता सबसे पहले उन्होंने डॉग को डोमेस्टिकेट किया था। और यहाँ पर फिशिंग भी हमें देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड पे। ये सारे के सारे आपके माइग्रेट करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सारी बातें बतानी है आपको पेस्ट्रोलिज्म में, मीसोलिथिक बाकी हमने डिटेल में किया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। तो हड़प्पन कल्चर बताने की ज़रूरत है, बिल्कुल। चलो, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें बता देती हूँ, और डिटेल में करना है प्लेलिस्ट मैंने दिखा दी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें आज हमारे भारत में, जिसे आप इंदस वैली सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंदस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हो। आज अगर हम देखते तो इसमें ये आपके सिंध है ना, पंजाब, नॉर्थ राजस्थान, कच्छ, आपके गुजरात के बहुत सारे पार्ट में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हड़प्पा के लोग इस समय क्या काम करते थे, सील और स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलता है, बट ये हम सब अनडेसिफर है, ये बात आप जानते हो। आपको इनका कल्चर बताना है कि ये लोग ट्रेड कहाँ करते थे, किससे करते थे, कौन कौन सी साइट थी, लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। इस समय एग्रीकल्चर इनकी मेन इकोनॉमी थी, आपको बताना है। राइटिंग से फेमिलियर तो थे बट हम नहीं पढ़ पाए, वो अनडेसिफर था, ये आपको बताना है। हड़प्पन की कल्चर की सोसाइटी में आप बता सकते हो कि इस समय ये आपका अर्बन शहरीकरण था, क्योंकि इससे पहले की चीज़ें यानी कि आप जो स्टोन एज करते हो वो था रूरल सेंटर यानी रूरल, लेकिन अब क्या है, अर्बन यानी हम गाँव से शहर की तरफ डेवलप विकास हो चुका है। ये सब कुछ हड़प्पा की सभ्यता में बताना होता है, ठीक है। हमें अर्बन सेंटर में मोहनजोदारो हुआ, हड़प्पा हुआ, आपका यहाँ पे ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, सिटीडल, लोअर टाउन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, ठीक है। ये लोग आपके ब्रोंज के, टेराकोटा के बैंगल्स, बीड्स, क्ले, स्टोन, बोन्स, सारी चीज़ें बनाते हैं। देखो, हड़प्पा में सबसे ज़्यादा आपके ऑर्नामेंट्स सबसे फेमस थे। ये लोग मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। हमें मदर गॉडेस मिले थे ना, पशुपति शील भी मिले थे, सभी को पता है। यही सारी चीज़ें मेंशन करनी है। हड़प्पा सभ्यता का फिर डिक्लाइन कैसे हुआ वो आज तक मिस्टीरियस है। हर एक इतिहासकार का यहाँ पर अपने अपने क्या है, कंट्रोवर्सी, अपने व्यूज़ हैं। कोई कहता है कि आपके अर्थक्वेक से, किसी का कहना है ड्राउट, सूखा पड़ गया, कोई कहता है फ्लड आ गया, कोई कहता है आर्यन ने आक्रमण किया था, इससे ये सभ्यता खत्म हो जाती है। तो ये आपको इस वाले चैप्टर में मेंशन करना है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट। 30 मार्क्स का मैक्सिमम आता था। नए सिलेबस के लिए मैं श्योरिटी नहीं, बट यस, तीनों चैप्टर मैंने आपको बता दिए, और किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो है वैदिक लिटरेचर। देखो, वैदिक लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। ये वाला ब्लॉक भी 30 to 40 मार्क्स का हमें मिल जाएगा। वैदिक लिटरेचर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में बताओगे तो सबसे पहले आपको इसमें वर्ण के बारे में बताना है। वर्ण सिस्टम होता है ना, कितने वर्ण होते हैं, 4, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का मतलब बताया गया होता है आपका कलर, ठीक है। वर्ण को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके उत्तर वैदिक काल में मिली, लेटर वैदिक पीरियड में। और वैदिक पीरियड को आज हम पढ़ते हैं 2 पार्ट में, एक तो लेटर वैदिक होता है और एक होता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, या फिर आप ऋग्वैदिक काल के नाम से भी इसको जानते हो। ऋग्वैदिक, हमें यहाँ पर ऋग्वेद में ही आपको ये वर्ण जो ये टर्म दिख रहा है इसी में शो होता है, जिसमें ये अब ये आपका वर्ण यहाँ पर जो देखते हो जिसमें आर्य के बारे में बताया गया, आपको पता है ना, आर्यंस आए थे यहाँ। फिर उसके बाद आपको बताना है ब्राह्मण्स को हमारे बॉडी से कनेक्ट किया गया। ब्राह्मण्स इमर्ज जो है हमारे माउथ, मुंह से। क्षत्रिय जो होते हैं वो हमारे आर्म से। वैश्य होते हैं वो थाइस से। और शूद्र जो होते हैं वो फीट से। ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से इस समय पर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे इशू भी क्रिएट हुए। लेटर वैदिक पीरियड में इनइक्वालिटी नजर आएगी, क्योंकि यहीं पर आपके फोर वर्णा सिस्टम को इम्पोर्टेंट लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल से मिली। तब तक सोसाइटी में तभी से इनइक्वालिटी असमानता मिलेगा, ऊपर नीचे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से, अदरवाइज अभी तक सब बराबर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह था सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हर कोई रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। मैटर करता था कोई वही कर सकता तो वेल्दी पीपल होगा, लाइक क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो राजा होता था, जो नॉबल्स होते थे, इनका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये सब चीज़ आप बताओगे। इस समय के जो रिचुअल टेस्टेज आपको देखने को मिलते हैं, रिचुअल से पूछा जाता है, तो मंत्र हुए, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी रिचुअल्स होगा तो मंत्र, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, प्रेयर किया जाता है। ठीक है, तो वो सब कौन करता है? तो उस टाइम पर जो प्रिस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें ये लोग करते थे। वो कौन करेगा? ब्राह्मण। तभी तो इन्हें लैंड ग्रांट मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। वो अलग बात है, वैदिक पीरियड में लैंड ग्रांट स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शूद्र कौन थे, आर्यंस क्या है, फोर आपके वर्ण सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, ऋग्वेद हम पढ़ते हैं, उसमें टोटल कितने मंडल होते हैं? 10। कितनी बुक्स होती हैं? 10। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में कवर करना है। नेक्स्ट है आपका आयरन एज कल्चर। लो युग की जब संस्कृति आती है, संस्कृति, तो ये होता है 6 सेंचुरी बीसी में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये वो समय जब हमारा एम्पायर यानी साम्राज्य बना था। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो 6 सेंचुरी बीसी यानी जब हमारा साम्राज्य बना था, तो उसमें क्या बदलाव आया? आयरन टूल का यूज़ होना शुरू हुआ, जिससे हमारे एग्रीकल्चर में सरप्लस होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें अपनी खेती करने के लिए जो टूल्स उपकरण की ज़रूरत थी वो अब हमें मिल चुका है। मतलब आप समझ लो, तभी तो एम्पायर यानी किंगडम हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। और ये वो टाइम था जब आपको यहाँ पर मोनार्की यानी राजतंत्र देखने को मिला। तो आयरन एज कल्चर में क्या है कि आपके बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, सबके अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। किसी का मानना है कि आयरन एज, किसी का मतलब, चलो एक आध मैं आपको बता देती हूँ। टी.एन. रॉय का मानना था कि आयरन एज को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 फेजेज में, 2 चरणों में डिवाइड करा है। इनका मानना, आयरन एज को हम पहले 800 से लेकर के 300 ईसा पूर्व में पढ़ते हैं, और जो दूसरा होता है वो 300 से लेकर के आपके 100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। टी.एन. रॉय ने इसको ऐसे डिवाइड किया था। बट डी.के. चक्रवर्ती आते हैं, ए घोष आते हैं, उनका मानना है 300 से 700 ईसा पूर्व का जो समय होता है बीसी का, वो आयरन एज का होता है। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन आते हैं और सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। आयरन एज की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो आयरन एज के बारे में बताया किसने? आर.एस. शर्मा के भी अपने व्यूज़ हैं। आर.एस. शर्मा का मानना था कि इस समय जो लोगों ने आयरन का यूज़ किया था, वो किया था जंगल को काटने में, साफ करने में। किसको करने में? आयरन प्लोशेयर, आयरन का जो हल होता है ना, उसको यूज़ किया था आपके क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को साफ करने के लिए, फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में बदलने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है विद नेम। जितने नाम याद रख सकते हैं उतनी अच्छी बात है, अच्छे एग्जाम में मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। फिर आप इसमें आयरन एज कल्चर के सोशल स्ट्रक्चर में बता सकते हो कि इसकी सामाजिक संरचना कैसी थी, कि यहाँ पर इस समय अब आपको पता है टैक्सेस स्टार्ट हो चुके थे, लाइक आपके बाली, भाग, शुल्क। क्षत्रिय जो है वो यहाँ पर गिफ्ट को रिसीव करते थे, और जो आपके वैश्य और शूद्र है वो टैक्सेस पे करते थे। किस तरीके के टैक्सेस पे करते थे वो मैंने आपको बता दिया। मोनार्की के साथ हमें दूसरा गण संघ भी देखने को मिलता है, जो हम ऑलरेडी MHI 04 या 104 में फर्स्ट ईयर में आपने किया है, और जो फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर में तो कर ही चुके हो। तो ये सारी बातें आपको आयरन एज में बतानी है। और आपका ये वो टाइम है कि यहाँ पर हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये कुछ इस तरीके के रिलीजन भी इमर्ज हुए थे। आपके मौर्यन एम्पायर के बारे में बता सकते हो कि मौर्यन साम्राज्य भी हमें यहाँ पर हुआ। रोमिला थापड़ के व्यूज़ है कि मौर्यन एम्पायर का यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, इसका जो प्रशासन है अच्छा खासा सेंट्रलाइज है। ये सारी बातें आपको आयरन एज कल्चर में लिखना है। वैसे तो ज़्यादातर ये आयरन एज कल्चर 10 मार्क्स में पूछते हैं, बट नए सिलेबस में हम कुछ नहीं कह सकते, 20 का भी आ सकता है। बट अगर आएगा तो क्या क्या आप उस पर मैंशन कर सकते हो, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सोशल, रिलीजियस, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो देखो, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की कहानी आपको इसमें बतानी है कि बुद्धिज़्म की शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की?
बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आपका आजीविका, ये कुछ रिलीजन है जो आपको पता होने चाहिए। इसमें से ये वाला जो चैप्टर है 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है। वैसे तो यूनिट 7 पेनिनसुलर इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म कैसे फैला, उसका विस्तार कैसे हुआ, आजकल तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। बट नए और पुराने यानी कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है और जो फर्स्ट ईयर में कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों का आइडिया आपको बता देती हूँ। देखो, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में आपको बताना है, ये भी 10 मार्क्स में आता है, अदरवाइज दोनों को मर्ज करके भी पूछ सकते हैं। बुद्धिज्म की शुरुआत आपको पता है गौतम बुद्ध ने की थी। ये आपके शाक्य क्लैन क्षत्रिय के राजा थे, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी अगर पढ़ना है डिटेल में, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट की एक बार वीडियो देख लेना, बहुत काम की चीज़ है वो। उसमें ऑलरेडी नोट्स भी बने हुए हैं, अगर आप में से किसी को नोट भी करना हो ना एग्जाम के लिए, तो वहाँ से कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो देखो, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अब सबसे पहले बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के बारे में बता रही हूँ। गौतम बुद्ध, ये सभी को पता है, गौतम बुद्ध ने आपके बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। गौतम बुद्ध का जो बचपन यानी चाइल्डहुड नेम है वो सिद्धार्थ माना जाता है। सिद्धार्थ इनका पहले नाम था। गौतम बुद्ध तो इनको तब बोला गया जब इन्हें इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और जब इन्होंने खूब मेडिटेशन किया था। ये बात आपको भी पता है, मेडिटेशन करने के बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, कब, जब इन्होंने मेडिटेशन 29 ईयर्स के थे, और 29 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक इन्होंने मेडिटेशन किया था, तब जाके इन्हें एनलाइटनमेंट मिली, और इनके जो डिसाइपल्स ने गौतम बुद्ध के नाम से ये जाना। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर जो है वो 29 ईयर में छोड़ा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस ऑफ की थी, और ये आपके शाक्य वंश के हैं, शाक्य क्लेन के हैं, ठीक है। और इन्होंने आपके 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्ते बताए। 8 रास्ते किस में बताए थे, जब इन्होंने आपके 4 नॉबल ट्रूथ, 4 सच्चाइयाँ बताई थी कि आखिरकार हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आखिरकार दुखी हम क्यों होते हैं, वो सारे कारण बताए थे। तो यहाँ पर जो 4 नॉबल ट्रूथ बताया था कि हम जो है आज पूरे संसार में, जो भी संसार में आएगा इस धरती पर, जिसका जन्म हुआ है, वो हर एक सफ़र तो करेगा ही, है ना। हर एक के जीवन में दुख आएगा ही आएगा, कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक के जीवन में दुख ही होगा। दुख होने का कारण क्या है, उसकी डिज़ायर यानी कि उसकी इच्छा, ऐसा इनका मानना है। इनका मानना है आज जो इंसान दुखी होता है उसका जो मेन रीज़न है वो डिज़ायर होती है। अगर इंसान डिज़ायर, इच्छा नहीं रखेगा या कम रखेगा, तो वो कभी जीवन में दुखी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने साथ में ये डिज़ायर को ख़त्म कैसे करें, ऑब्वियस है, दुख हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन यस, आप इस दुख को कम ज़रूर कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने आपने कुछ रास्ते भी बताए थे, जिसे हम 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ से यहाँ पर बुद्धिज़्म के बारे में इन्होंने हमें बताया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन, पहला प्रवचन, सबको पता है, सारनाथ में दिया था। ये सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो बुद्धिज़्म के बारे में ये सारी चीज़ें लिखनी है। जैनिज़्म के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके जो फाउंडर है महावीर माना जाता है, सबको पता है। ये थे आपके जांत्रिका क्लेन के। डिटेल में करना है तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट से देख लेना, डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको बता दे रही हूँ क्या क्या करना है। देखो, जैनिज़्म ने आपके जांत्रिका वंश के थे, इन्होंने भी मेडिटेशन किया था, ठीक है। बट इन्हें मेडिटेशन, इनलाइटनमेंट बहुत लंबी उम्र, टाइम लगा। 30 साल की उम्र में ये गए थे, 42 ईयर्स, मतलब पूरे 12 साल लगे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने में, ठीक है। ये तो 29 से 35 ईयर्स में यानी 6 साल में हो गया, बट इनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था महावीर को। ये सारी चीज़ें बतानी है। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी पावा में, जब ये 72 ईयर्स के थे। कहाँ हुई थी, पावा में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर की। जैनिज़्म जो है, इन्होंने भी यहाँ पर क्या बताया था, आपकी 5 चीज़ें, कि जो भी जैन धर्म को फॉलो करेगा तो उनको क्या करना है कि वो कभी भी किसी की मृत्यु नहीं करेगा, किसी को भी नहीं मारना, चाहे वो एक चींटी भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई इंसेक्ट हो। आप कभी भी जीवन में चोरी नहीं करेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ये इनकी टीचिंग थी, ठीक है। कभी भी किसी की प्रॉपर्टी पर आपका ध्यान नहीं होगा, कि अगर आपने एक बार जैन धर्म को फॉलो करना है तो आपने, अगर ये ना हो कि अगर नहीं घर जाना है, वापस अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। लास्ट वाला जो है वो सेलिबेसी है, यानी शादी नहीं कर सकते, सिंगल रहना है। ये वाली चीज़ महावीर ने ऐड की थी, बाकी तो किसने 4 ऐड की थी कमेंट करके बताएंगे। और अगर नहीं पता, जैनिज़्म की सेपरेटली वीडियो बनी है, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट उठाकर देखना। अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दिया, एक बार आपने टाइम निकाल के उसको देख लिया कि आप भूलोगे नहीं, डायरेक्टली एग्जाम में सब कुछ करके आ पाओगे, ठीक है। ये सारी बातें जैनिज़्म में बताना है। स्टार्टिंग का नाम मुझे ज़रूर बताओगे। जैनिज़्म में टोटल 24 तीर्थकर देखने को मिलते हैं, यानी जिसे हम टीचर कहते हैं।
तो एक चीज़ दोनों में समझना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके बुद्धिज़्म आज पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैला है। जैनिज़्म सिर्फ भारत में, इंडिया में सिर्फ ये इतना ही फैल पाया। ठीक, ये सारी चीज़ें बताओगे। आजीविका भी 10 मार्क्स का आता है, बहुत छोटा टॉपिक है। आजीविका जो रिलीजन है, धर्म में ज़्यादा चलता नहीं है, तो और चला भी नहीं ओवरऑल अगर मैं देखूँ या आपको बताऊँ तो इस वाले चैप्टर से जैनिज़्म बुद्धिज़्म हो गया। आजीविका आपको पूछ लिया जाए तो इसमें कुछ नहीं, ये आपकी नियति पे बिलीव करता था। जैसे कि हम बोलते हैं ना, नियति यानी आपकी डेस्टिनी की बात की है, यानी कभी हम कहते हैं ना कि इसकी किस्मत में होगा तो इसको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये थोड़े मतलब आजीविका जो है वो आपके कर्म की जो चीज़ें है ना उसको रिजेक्ट करता है, कर्म पे बिलीव नहीं करता ये। इसका मानना है नियति यानी डेस्टिनी में कि अगर इसकी किस्मत में लिखा होगा तो ये इसको मिल जाएगा। ज़रूरी थोड़ा है कि हम कर्म करेंगे तो, जो कि आप सभी जानते हो कि सब कुछ हमारी लाइफ में होता है वो हमारे कर्म पे डिपेंड होता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे काम होंगे, वही चीज़ हमारी लाइफ में लौट कर आती है। सबको पता है ये बात, ये चीज़। बट आजीविका जो है, इस आजीविका के जो फाउंडर हैं, जिसको इन्होंने फाउंड किया था, तो उनका नाम आप याद रख सकते हो, आपके मखली घोषाल ये थे, जिनके ये व्यूज़ है। मेन चीज़, ये बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मार्क्स का ही आता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1 पेज का ही आंसर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये रिलीजन चला नहीं, यहीं पर ख़त्म हो चुका था। इसको सिर्फ बिंदुसार ने ही आजीविका को फॉलो किया था, इसके बाद कोई ऐसा राजा फिर बचा नहीं, क्योंकि फिर ये धर्म ख़त्म हो चुका था। ठीक है, फिर है आपका लोकत्या। लोकत्या भी हमारा 10 मार्क्स में देखने को मिल जाता है, तो लोकत्या इसके बारे में भी बता सकते हो। इसके जो फॉलोअर्स है ये आपके किस में बिलीव करते हैं, आपके मेट्रिलिजियम में। आपके लोकत्या के जो लीडरशिप है उनका नाम है अजीता। ठीक है, अजीता केसम्बला इनका लीडर का नाम है, जो इस स्कूल को, लोकत्या को मेंशन यानी कि फॉलो करते हैं। इस स्कूल का जो सोच है, जो विचार है, वो एक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बतानी। इनका मतलब आत्मा जैसे होती है, हमारी जो डेस्टिनी होती है, इनकी सोच जो है इस पर बिलीव, जैसे होता है ना कि मरने के बाद भी लोग हमारे लाइफ में बिलीव करते हैं आफ्टर डेथ, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का आता है अगर इन्होंने कभी आपसे पूछ लिया। अदरवाइज बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, लोकत्या, ये सारी बातें आपको करनी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बुद्धिज़्म जो है सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार हुआ, किसने किया, कैसे किया, वो बताना है। तो यूनिट 7 में बुद्धिज़्म को कहाँ पर कैसे ये सब फैला, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में बताना है। देखो, बुद्धिज़्म के लिए आपको पता है अशोक ने बहुत सारी चीज़ें, आपके स्तूप बनवाए, है ना, आपकी मोनास्ट्रीज बिल्ड करवाई थी। ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। सेंट्रल इंडिया में आज हम बात करें, लाइक आपका उज्जैन हुआ, जिसकी कैपिटल अवंती मानी जाती है। ये आपका फेमस एक बुद्धिस्ट सेंटर है। किसका नाम मैंने आपको बताया? उज्जैन, है ना, जिसकी कैपिटल अवंती है। ये बुद्धिस्ट का फेमस सेंटर माना जाता है आपके सेंट्रल इंडिया में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वैशाली में हेल्ड हुई थी, ये आपको बताना है। बुद्धिज़्म जो ये पॉपुलर हुआ आपके मौर्यन पीरियड से स्टार्ट होके मोस्ट मौर्यन पीरियड तक अच्छा खासा फैला। आपके सांची, बरहुत, आपके अमरावती, बहुत जगह स्तूप हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बनवाए भी। मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड जहाँ कहीं भी कुछ भी जो चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, जहाँ पर उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, हर जगह पर अशोक ने स्तूप बिल्ड करवा दिया था। साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल की बात समझ आई आप सभी को। साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना है? दक्षिण पंथ। किसका नाम बताना है? आपके दक्षिण पंथ। तो दक्षिण पंथ यहाँ पर साउथ इंडिया का माना जाता है। यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें मिलते हैं, बहुत सारे जनपद आपको मिलते हैं, जैसे आपके तमिल, चेर, चोर, पारिया डायनेस्टी आपको मिलेगा, आपके जनपद में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि बुद्धिज़्म में, मतलब बुद्धिज़्म आपके नॉर्थ क्या पूरे साउथ में हर जगह फैला। प्री मतलब मौर्यन के पहले से भी हमें बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हमें मिलते हैं। यहाँ पर पोस्ट मौर्यन बुद्धिज़्म जो है आपके डेक्कन पार्ट में भी अच्छा खासा इसका विस्तार हुआ था। बहुत सारे जो रूलर हैं, जैसे आपके हर्षवर्धन है, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, ये बात आप भी जानते हो। बौद्ध धर्म हम जो पढ़ते हैं वो 2 पार्ट में होता है, डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में। पता है ना आप सभी को, हीनयान और महायान 2 बुद्धिज्म में हम देखते हैं। इसको बनाने के लिए, फैलाने के लिए चैत्य और विहार भी हमें देखने को मिलता है। चैत्य और विहार अभी हम यूनिट 9 में भी देखेंगे। बाकी तब तक अगर आप में से किसी को पता है कि चैत्य और विहार क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि चैत्य और विहार किस काम के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो चैत्य और विहार भी उस समय यहाँ पर बनवाए गए थे, बहुत सारे रूलर्स को ग्रांट भी किया था ताकि इस धर्म को फैलाया जा सके। आपके सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में अशोक ने बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कहाँ पर हुई थी? यस, आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपके बहुत सारी टीचिंग फैलाई थी, यहाँ पर मैसेज फैलाए थे बुद्धिज़्म को, बौद्ध धर्म के बारे में। उनकी टीचिंग क्या थी वो हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं। ट्रेड यानी मर्चेंट के साथ भी आपको कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे व्यापारी होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो इस तरीके से इन लोगों ने, जो आपके गिल्ड होते हैं ना मर्चेंट, उनकी मदद भी लेते ताकि ये लोग हर इस धर्म को फैला सके। ये सब कुछ आपको लिखना है इस वाले चैप्टर में। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी, जिसको देखना है जाकर के उस प्लेलिस्ट में चेकआउट करना है, MHI 06 की प्लेलिस्ट में। देखो यूनिट 8 जो गिल्ड है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नए और पुराने दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के लिए अच्छा चैप्टर है। गिल्ड की अगर हम बात करें, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, गिल्ड का मतलब क्या होता है? ये होता है आपके इस चैप्टर से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गिल्ड का आएगा। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, यानी आपके व्यापारियों का संगठन। ये मतलब हो गया। अब मतलब के बाद हमें बताना है कि इस गिल्ड का स्ट्रक्चर, इनकी संरचना बतानी है कि क्या होती है। संरचना के बारे में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर में याद रखना है कि हमें इनकी जनरल असेंबली देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप यहाँ देखोगे गिल्ड का हेड भी, आपको ये हेडिंग डालनी है आपको। और तीसरा, आपको इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बताना है। देखो जनरल असेंबली में कंपोज किया गया था, इसमें सिर्फ गिल्ड के मेंबर होते हैं। और जहाँ तक स्टोरी में मेंशन है कि यहाँ पर ऑलराउंडर 100, 500, 1000 इतनी हमें यहाँ पर इनकी पूरी राउंड फिगर देखने को मिलती है। यहाँ पर बताया जाता है कि इस जनरल असेंबली में कम से कम गिल्ड के 1000 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 1000। ठीक। और यहाँ पर जिसमें से आपके कारपेंटर, इसमें कुछ सोर्सेज हमें मिले जिसके अंदर बताया गया, तो 1000 आप कुछ देखोगे कि वाराणसी में तो 1000 आपको ये कारपेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। गिल्ड तो कोई भी हो सकता है ना, आपका कोई भी। और वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? नासिक इंस्क्रिप्शन। गिल्ड का जो हेड होता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट साहित्य के अकॉर्डिंगली क्या है, उसमें बताया गया कि जो गिल्ड का जो हेड होता है उन्हें क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जेतक या फिर आपका पोमुका। ये कौन होते हैं? हेड होते हैं गिल्ड के। व्यापारियों के जो ग्रुप होता है ना, उनका जो हेड होता है, उन्हें ये बोला जाता है। इसका काम होता है पूरे साम्राज्य को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखना, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि इस ग्रुप का जो हेड होगा वो सारी फैसिलिटी इंजॉय करेगा ही। यहाँ पर हमें 2 दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मैं अगर बात करूँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है यहाँ पर गिल्ड जो है ये पूरे प्रशासन को देखता है और पूरे प्रशासन का स्टेटस क्या होता है उसको चेकआउट करता है। ये किसका काम होता है? या गिल्ड का जो हेड होता है उसका काम होता है कि डे टू डे गिल्ड का ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन हो रहा है उसको देखता है। उसके बाद आपको इसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप समझ गए। अब इनका फंक्शन यानी गिल्डों का काम क्या होता है। तो गिल्ड एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सामाजिक राजनीतिक संगठन है। ये आपके मेंबर हैं जो कि ट्रेड में रहते हैं और इनका क्लोज रिलेशनशिप कम्युनिटी समुदाय के साथ होता है। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक में, बैंकिंग में, इनमें आपको देखने को मिलता है। इन्हीं गिल्ड ये जो है आपके रिलीजन को फैलाने में मदद करते हैं। ये जस्ट मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस चैप्टर से सिर्फ गिल्ड का ही क्वेश्चन आता है, या तो फंक्शन आएगा या सोशल स्ट्रक्चर आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। देखो आ गया ना चैत्य और विहार। चैत्य विहार आपका नेक्स्ट चैप्टर। चैत्य और विहार की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म ये 6th सेंचुरी में हुआ स्टैब्लिश, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। देखो चैत्य का मतलब क्या होता है। यस, यहाँ पर चैत्य होता है आपके जो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, विहार होता है जहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना आपके मॉन्क्स जो ये फैलाते हैं, इनके रहने की जगह होती है। ये चैत्य तो पूजा करने की जगह होती है, और ये होता है आपका ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। ये याद रखना है। ठीक है, चैत्य और विहार आपको ज़्यादातर पता होना चाहिए, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो चैत्य और विहार समझ गए।
तो ये मैंने आपको क्या बताया, चैत्य और विहार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये इमर्ज हुआ था और ये आपका इम्पोर्टेंट सेंटर है बुद्धिज़्म का। स्तूप भी है, स्तूप बताया ना मैंने आपको, इसी तरीके से चैत्य और विहार भी है। राजा जो है चैत्य विहार ग्रांट भी करते थे, गुफाएं होती थी, और ये जो स्तूप चैत्य और विहार होता था ये एकदम घरों से एकदम दूर जंगलों के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉन्क्स आराम करते थे, वर्शिप करते थे, मेडिटेशन करते थे, उसके लिए चाहिए शांति। वो कहाँ मिलेगी? एकदम जंगलों में, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर रहेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स के साथ यहाँ रहते तो हम ये चीज़ मना नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर हमारे जो पूरा ट्रेड का एसोसिएशन है, अर्बनाइज्म है, पावरफुल स्टेट है, बुद्धिज़्म के साथ हमें देखने को मिलता है ना। बुद्धिज़्म इन्हीं सब के थ्रू फैला, क्योंकि आज यहाँ पर ये जो आपके गिल्ड हैं, जो मर्चेंट हैं, इन्होंने ये भी तो फैलाने का काम किया, क्योंकि ये कभी भी एक जगह तो रहते नहीं, हर जगह जाते रहते हैं। तो हर जगह जाने का सबसे अच्छा तरीका हम तो नहीं रह सकते, तो हमें अगर कोई ऐसा चीज़ कोई लोग मिल जाए कि ये तो हर जगह जाता है, इसी को एक काम देते हैं कि भाई तू जहाँ जहाँ जाएगा इसके बारे में बताते रहना है। समझ रहे हो आप? ये आपको करना है। चैत्य विहार हर बार नहीं आता, बट अगर बाई चांस इन्होंने कभी पूछा तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब आता है यूनिट 10, लिखवा लो कि ये तो दोनों के एग्जाम में आएगा। ये है आपका तमिल सोसाइटी। आपके तिनाई कौन सा है? पट्टू पट्टू। तो ये है आपके साउथ इंडिया का लिटरेचर, जिसको आप संगम साहित्य के नाम से जानते हो, बट इसके लिए नाम याद करना होगा। तो यहाँ पर आज हम कुछ भी तमिल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, साउथ इंडिया के बारे में जानते हो, तो हमें संगम साहित्य देखने को मिलता है। संगम साहित्य आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ जाता है। अब देखो, ये तो या तो ये आपको तिनाई का कॉन्सेप्ट पूछेंगे, या पट्टू पट्टू पूछ लिया जाता है, या फिर ये आपसे इटू टोकाई ये पूछ लेंगे। पट्टू पट्टू आपकी एक 10 लॉन्ग पोएम यहाँ पर हमें देखने का कलेक्शन है ओवरऑल अगर हम कहें तो। और आपका जो इटुकाई है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पूरे 8 आइडल्स की पूरी ये बुक मानती है। ये 10 मानी जाती है और ये 8, लेकिन आपको इसमें नाम याद करने होंगे अगर इन्होंने 10 मार्क्स में पूछा और आप लोग करके जाने वाले हो तो। ठीक है, ये नाम याद करने होंगे। मैं सारे तो नहीं मेंशन करूँगी, ऑब्वियस ही बात है, कुछ मेंशन कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, देखो पहले मैं उतुगाई के बारे में बता रही हूँ, जो कि एक, देखो ये जो आपका 10 मार्क्स में अगर आया, उतुगाई जो है मैंने आपको बताया एक ये शॉर्ट पोएम होती थी, 8 होती थी, 8। और जो मैंने आपको पट्टू पट्टू बताया, ये मैंने आपको बताया ये 10 पोएम होती थी, लेकिन ये लॉन्ग पोएम होती थी। क्लियर? चलो आगे देखो। इसमें एक आध बता देती हूँ। इसमें जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आप नरी नाई का याद कर सकते हो। इस पोएम में आपके कितने स्टैंजा है? 4000 स्टैंजा है। इसको कंपोज किया गया है 175 पोएट ने। कितने? 175 पोएट ने कंपोज करा है। और ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? लव इन लाइफ, ये इसके बारे में बताता है। एक और बता देती हूँ, बहुत सारे ऑब्वियस है, बहुत क्या 8 याद रखने पड़ेंगे, मैं आपको कुछ ही बता पाऊँगी। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट है, इसमें हमें 402 यानी 402 लव पोएम देखने को मिलती है। ये भी शॉर्ट पोएम आपको मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से और भी एक, अगर मैं एक आध और बताऊं, ये नाम याद करना, गलत याद करोगे तो इस चैप्टर को छोड़ देना। 150 स्टैंजा आपको मिलेंगे। इसमें भी लव इज़ द मेन थीम अगर हम यहाँ देखें तो। ठीक है, इस तरीके से ही अब आप पट्टू पट्टू की बात कर लो। पट्टू पट्टू में अभी मैंने आपको बताया 10 है, 10 है, बहुत अलग अलग नाम है, मैंने आपको बताया। इसमें जो सबसे छोटी पोएम मानी जाती है ना, वो मानी जाती है आपकी मुलाई, ये यू है, मुलाई पट्टू। मुलाई पट्टू ही सबसे छोटी पोएम मानी जाती है। इसमें केवल 103 लाइन है। ठीक है, ऐसे और भी पोएम है बहुत सारी, चलो एक आध यहाँ मेंशन कर देती हूँ। पट्टू पट्टू के बारे में बता रही हूँ, जिसमें 10 लॉन्ग पोएम है। ठीक है, एक में नाम लिख रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग ये चैप्टर ज़रूर आएगा, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करके जाने वाले तो नाम याद करना होगा। ये सिर्फ एक ही नाम है, एक ही पोएम है, इसके जो पोएट है वो भी नाम याद रखने पड़ेंगे। तो जिसने ये याद कर लिया वो इस चैप्टर को करके जा सकता है। इन्होंने आपके किसके बारे में डिस्क्राइब किया है? लॉर्ड मुर्गू, इनके बारे में डिस्क्राइब करा है, इसके बारे में इन पोएम में बताया। इसी तरीके के बाकी के 10 पोएम भी आपके यहाँ पर है। क्लियर? तो जो ये चैप्टर करके जाने वाला है इसको पढ़ के जाना। अब बात कर लेती हूँ आपकी तिनाई कॉन्सेप्ट की। तिनाई कॉन्सेप्ट पे अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो
वेट, वापस अपने ब्लॉग पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके कॉन्सेप्ट तिनाई पे, तो यहाँ पर हमारी तमिल कंट्री में 5 अलग अलग इकोलॉजिकल जोन है, जिसमें से एक आपका माउंटेन जोन माना जाता है, एक पेस्चर जहाँ पशुपालन होता है, एक रिवर जोन माना जाता है, एक कोस्टल रीजन माना जाता है, एक एरिड जोन माना जाता है। इन पांचों के बारे में बताना है। ऑब्वियस ये माउंटेन, पेस्टोरल, रिवर और आपके कोस्टल जोन को इस नाम से नहीं बुलाया जाता, जैसे कि क्योंकि साउथ इंडिया के बारे में कुरिंची, जो माउंटेन एरिया होता है उसे कुरिंची याद करना होगा। पेस्चर लैंड जो होता है उसे हम मुलाई कहते हैं, समझ रहे हो। रिवर वाला जो एरिया होता है उसके लिए आपको मरुतेम याद करना पड़ेगा। कोस्टल जोन को याद करना है तो वो आपको नेतल याद करना होगा। एरिड जोन पढ़ाई करोगे तो पल्लाई। बिना ये नाम याद करे आगे नहीं बढ़ सकते आप। ये सब कुछ इस चैप्टर में बता रहे हैं। डन हो गया। आगे बढ़ेंगे मैरिज और फैमिली लाइफ के बारे में। देखो, अगर मैरिज और लाइफ के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें आपको क्या बताना है। देखो, मैरिज और लाइफ में क्या होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्या देखी जाती है, आपकी वर्ण देखी जाती है, कौन किस वर्ण से है, कौन किस जाति से, कौन किस कास्ट से है, ठीक है। कौन एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, कौन एक से ज़्यादा कहाँ शादी नहीं कर सकता था। मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पे तो तब क्या था, वर्ण सिस्टम हमें यहाँ पर होता है। मैरिज हुई तो यहाँ पे नए नए रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आपके जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में ही करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में करेगा, है ना। अपर क्लास ये आपकी सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, उससे एक ज़्यादा कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा कौन करता था, ये सारी बातें इसमें बतानी है। क्योंकि जाति भी देखो आपके अलग अलग कैटेगरीज की होती है, उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे बताना है। और इसके लिए आपको देखो, सबको पता होगा कुल देखा जाता है कि कौन किस कुल से बिलोंग करता है। ये सब कुछ इस चैप्टर में बताना है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आगे बढ़ेंगे थर्ड ब्लॉक की तरफ। थर्ड नहीं, 4 ब्लॉक है। फिर आपको ट्रांजिशन टू अर्ली मेडिएवल सोसाइटी के बारे में बताना, जो कि आपके बुक में यूनिट 12 है। देखो, यहाँ से या तो आपके चैप्टर का जो नाम है यही पूछेगा कि एंशिएंट से मेडिएवल की तरफ आते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको किस में पढ़ाया था, यस, MHI 104 में। तो याद होगा कि उसमें हमने एंशिएंट से मेडिएवल की तरफ फ्यूडलिज्म को जो यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्सिबल माना गया था, इसकी डाउन होने की वजह से, वही सारी बातें इसमें लिखनी है। और इसमें एक 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। देखो, ये लिखा मैंने, पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन जैसे कि आपको पता है जेम्स मिल, पीरियडाइजेशन कभी भी आएगा 10 मार्क्स का आएगा, इससे ऊपर नहीं आता। या तो ये आएगा या तो ये डायरेक्ट ट्रांजिशन का ही चैप्टर है। इस चैप्टर से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, अर्ली मेडिएवल सोसाइटी या तो पीरियडाइजेशन। जेम्स मिल ने आपके पहले हमारे इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था, बट बाद में इसको आप एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न में इसको हम पढ़ते हैं, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। और ट्रांजिशन की बात मैं कर रही थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अर्ली मेडिएवल के टाइम पर आते हैं तो ये लोग किस में बिलीव करते हैं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में थे तब मैंने आपको बताया था स्लेवरी को मानते थे। फिर आपके फ्यूडल लॉर्ड्स पे आ गए, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ। डी कोसाम्बी जो आपके इंडियन मार्क्सिस्ट हैं, आपके जेम्स मिल ने हमारे हिंदू, मुस्लिम्स और मॉडर्न का जो पूरा टाइम पीरियड यहाँ पीरियडाइजेशन, उसके अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड आपको बताए, ये सारी चीज़ें बतानी है। अर्ली मेडिएवल सोसाइटी हमारी बोली जाती है एंशिएंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट बोल सकते हैं। इस सोसाइटी में मेडिएवल और अर्ली मेडिएवल में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वो समय है जब आपके यहाँ पर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की शुरुआत हो जाती है। ये सब कुछ अर्ली मेडिएवल में बताना है। बीडी चट्टोपाध्याय का भी अपना यहाँ पर व्यू है कि बीडी चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि इस समय की जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है हमारी, क्योंकि मुस्लिम्स रूल करते हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। ये सब कुछ इस चैप्टर में लिखना है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश की जगह कहीं कहीं पर क्रिश्चियन भी है। आपको पता है ना, ब्रिटिशर जो है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन को इस समय ईसाई धर्म ज़्यादा अच्छा खासा फैला था। ये सब कुछ हमें इसमें मेंशन करना है। देखो, यूनिट 13 से कभी भी ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन आता है अर्बन डिके, ज़्यादातर। तो यहाँ पर बताना है कि इंडियन फ्यूडलिज्म यहाँ पर जब आते हैं तो इंडियन के हिस्टोरियन ने आपके यहाँ पे 2 ग्रुप को डिवाइड किया। इनका मानना था, जो पहले था आपका अर्ली मेडिएवल सोसाइटी, BN दत्त, आप ये पहले ये BN दत्त ने के भी अपने व्यूज़ है। BN दत्त जो आपके मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सवादी हैं भारत के। डी कोसाम्बी की अगर हम बात करें, इन सभी ने आपके फ्यूडलिज्म के बारे में बताया कि फ्यूडलिज्म, डी कोसाम्बी आपको पता है कि इन्होंने फ्यूडलिज्म को फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो के बारे में बताया। इनके अकॉर्डिंगली फ्यूडलिज्म आने से हमारे अर्ली मेडिएवल सोसाइटी का स्टेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
अर्बन डीके कि ये शहर बर्बाद कैसे हुआ, इसका क्षय कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, ये होता है इसका मतलब। तो ये इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल आपके महासामंत या फ्यूडल लॉर्ड्स को माना जाता है। इन्होंने बताया कि इंडिया में आपके मॉडर्न डायनेस्टी के बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरे तरीके से डाउन होने लगा, पतन होने लगा, क्योंकि उस टाइम उसके बाद हमें, क्योंकि सोसाइटी में इंडियन फ्यूडलिज्म सामंतवाद की शुरुआत हो गई थी। अब जो इकोनॉमी है वो लैंड ग्रांट पे बेस्ड हो गई, क्योंकि अब लैंड ग्रांट दिया जाने लगा। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड हो, गुप्ता पीरियड हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई अर्बन डीके। अर्बन का पता नहीं इसलिए हुआ है। या तो अगर अर्बन डीके नहीं पूछेंगे तो इस चैप्टर से आएगा इंडियन फ्यूडलिज्म। ऑलरेडी मैंने MHI 105 में पढ़ा दिया है फर्स्ट ईयर में। DD कोसाम्बी, RS शर्मा, वही सब कुछ लिखना है, कुछ भी नया नहीं लिखना है। लैंड ग्रांट इनकी मेन इकोनॉमी थी। हमारे भारत के सामंतवाद अर्ली मेडिएवल पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है, अच्छे खासे इसकी शुरुआत हुई थी। सारा कंट्रोल फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में होता है और यहाँ पर ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी कहानी जो फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब कुछ बताना है। और क्या क्या लिख सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो 105 की मैराथन सेशन में ज़रूर देखना। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने 105 में पढ़ाया था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ अलग नहीं है, एक बार याद कर लोगे तो दूसरे एग्जाम में भी आपको सेम काम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी उसे फ्यूडलिज्म पे यहाँ पर डिबेट भी चलती है। क्यों डिबेट यहाँ पर चलेगी? आपको किसका नाम याद रखना है? हरवन मुखिया का। हरवन मुखिया ने आपके अर्ली मेडिएवल पीरियड के बारे में बताया। RS शर्मा के भी अपने व्यूज़ है। RS शर्मा ने बताया इंडियन फ्यूडलिज्म हमारा बेस्ड है और पूरा का पूरा यहाँ पर लैंड ग्रांट किया जाता है, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। DD कोसाम्बी ने आपके जो फ्रॉम अबव फ्रॉम बिलो का कॉन्सेप्ट दिया था। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हरवन मुखिया का मानना था अर्ली मेडिएवल पीरियड में जो किसान है वो पूरे तरीके से फ्री थे। क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन वही बात है ना, हर इतिहासकार का अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने व्यूज़ हैं कि कोई मानता है कि फ्यूडलिज्म की वजह से शहर का पतन होता है, और कोई मानता है कि नहीं, हम इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हुई फ्यूडलिज्म के आने से। ये बात सही नहीं है, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। सातवाहन जिसने डेक्कन में रूल किया था तभी से लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू हुआ, सब आप बात ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर प्लोरिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट और जाति। जो चैप्टर का नाम दिख रहा है इसी के नाम से ही क्वेश्चन पूछते। प्लोरिफिकेशन मतलब होता है आपका प्रसार, कंसोलिडेशन होता है जब हम पकड़ के बना लेते हैं, समेकन, है ना। कास्ट और जाति बताने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में बहुत तरीके के कास्ट और जाति होते हैं और आपको पता है ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। और इसी तरीके से इन्हें इनकी सोसाइटी में रैंक या पोजीशन मिलती है। ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। 4 वर्णा सिस्टम है। ब्राह्मण की अलग पोजीशन है, क्षत्रिय की अलग होती है, वैश्य की अलग होती है और शूद्र की अलग होती है। जैसी जिसकी कास्ट होगी, जैसे जिसकी जाति होगी, उसको सोसाइटी में उस तरीके से ट्रीट कराया जाएगा। नोमैडिक होगा, हंटर गैदरर होगा, फॉरेस्ट ड्वेलर होगा, ये मेडिवल सोसाइटी में हमें लोग देखने को मिलते हैं। कोई राजा होगा, कोई ब्राह्मण होगा, है ना। तो जो वेल्दी पर्सन होते हैं, अमीर होते हैं, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो अलग फैसिलिटी इन्जॉय करेंगे। जो नहीं है, दूसरों की लैंड पे करते हैं, वो उनकी अलग हालात होंगे। फार्मर जिसे आप वेलार भी कहते हो, है ना। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, सुपीरियर, इन्फीरियर, अलग अलग कास्ट के लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर फार्मिंग की भी कम्युनिटीज़, यानी जो किसानी यानी खेती का काम करते हैं वो भी समुदाय मिलेगा, और नॉन फार्मिंग का भी मिलेगा। मतलब दोनों, इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है ना, आपके कारपेंटर, वीवर, ब्लैक स्मिथ एंड ऑल दैट, वो सारे। तो सोसाइटी में वॉरियर्स जो होते हैं, योद्धा, वो अच्छी खासी स्टेटस इन्जॉय करते हैं। आपको पता ही है, क्षत्रिय के अंडर में जो काम करता है फिर तो आप समझ लो ऐसे है उसके। फ्यूडलिज्म सबने पढ़ा है, मिलिट्री का ऑब्वियस है, अच्छी खासी इन्जॉय करती है, सारी फैसिलिटीज़ उसे मिलती है। ये सब कुछ आपको बताना है। देखो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ऑब्वियस से पूरे चैप्टर को डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट मैं आपको आइडिया ज़रूर बता रही हूँ कि ये चैप्टर आएगा तो क्या क्या लिख सकते हो। प्लोरीफरेशन में जब प्रसार हुआ था तो यहाँ पर इशू मुद्दे भी क्रिएट हुए थे। किस बेस पर? कास्ट और जाति को देखते हुए। यहाँ पर पेट्रियार्की, क्योंकि आपको पता है ना पहले पेट्रियार्की पर सब कुछ चलता था, लेकिन सातवाहन में मेट्रियार्की भी नज़र आया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है। राजपूत यहाँ पर हुए, क्योंकि यहाँ पर देखो व्यापार भी फैला, अच्छा खासा उसका एक्सपेंशन हुआ। तो ये सब एक होता है ना
कौन किस जगह काम करेगा उसकी कास्ट और जाति से देख बोलते हैं। जैसे कि 4 वर्ना सिस्टम में पांचवा जो माना जाता है वो अनटचेबल माना जाता है, अछूआछूत। तो आप समझ रहे हो कि उन्हें सोसाइटी से कितना दूर रखा जाता है, उनकी क्या स्टेटस है लाइफ में, है ना, सोसाइटी में किस तरीके से उनके साथ ट्रीट होता है, ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यूनिट 15 में है रिलीजन सोसाइटी के बारे में। सब कुछ देख रहे, धर्म की बात ना करें तो कैसे चलेगा। इसमें एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता है जो आपको नजर आ रहा है, टेम्पल और उसका रोल, मंदिर और उसका रोल क्या होता है वो आपको बताना है। टेम्पल इमर्ज हुआ था आपको पता है, गुप्ता पीरियड में भी अच्छा खासा इमर्ज हुआ। साउथ इंडिया में कभी भी दक्षिण भारत का नाम आया और मंदिर का नाम ना है, टेम्पल का नाम ना है तो कैसे चलेगा, आपको पता है। टेम्पल तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेम्पल साउथ इंडिया में ही मिलते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की वर्शिप होती है, सब अपने रिचुअल्स बनाते हैं, सबकी अपनी, हरे भगवान की अलग अलग गॉड में बिलीव करते हैं सब लोग। लेकिन क्या होता है, मंदिर में सब मिलकर जाते हैं, है ना। लोग यहाँ बिलीव क्या करते हैं कि गॉड यहाँ पे सब मिलकर के सब एक मंदिर में जाते हैं, वर्शिप करते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ देखते हो। यहाँ पे लैंड ग्रांट भी दिया जाता है ना, सबके अपने भक्ति होती है। विष्णु शिव जिसकी भी वर्शिप करनी है वो आप बता सकते हो। टेम्पल जो मंदिर बनाया सोसाइटी होती थी, उसके बगल में आसपास में जो प्रेस्ट होते हैं ना वो सब रहते थे। लैंड ग्रांट यहाँ दिया था ब्राह्मण्स को। आपको पता है कि ब्राह्मण्स को सोसाइटी में सबसे ऊपर रखा जाता है, इसलिए तो बोलते हैं जब कभी भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई त्यौहार आया, फेस्टिवल आया, कुछ भी अच्छी चीज़ हुई तो हमें ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि सोसाइटी में ब्राह्मण्स को, एक जो आपके गरीब लोग होते हैं, इनको अगर आपने अच्छा खासा दान दिया है तो अच्छा माना जाता है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो भारत में, इंडिया में जो रिलीजन है अच्छा खासा डेवलप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के डाइटीज़, देवी देवता की पूजा होती थी, ये भी आप लोग जानते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप इस ब्लॉक में बता सकते हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक 5 है। इसमें से क्या क्या आ सकता है वो देखो। विलेज कम्युनिटी, रूरल सोसाइटी, नॉर्थ इंडिया और आपका साउथ इंडिया। क्वेश्चन क्या आ सकता है वो नीचे लिखा हुआ है, वो सारी बातें देख लो। देखो ब्लॉक 5 तक भी अगर आपने कर लिया तब भी 60 to 70% कवर कर लोगे। अगर, वैसे तो सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, यही सजेस्ट करती हूँ मैं। बट अगर आपने जो सब कुछ नहीं पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के तो आते तो यही मैसेज आते हैं कि मैम टाइम नहीं है हमारे पास, 5 क्वेश्चन दे दो हम वही करके चले जाएं। ठीक है, और अगर मैंने वो 5 क्वेश्चन दे दिए, अगर उसमें से 2 ही आए फिर तो आप लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं, समझ रहे हो आप। तो आप, ये मैं नहीं, कोई भी टीचर आपको ऐसे काम करके नहीं देगा। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं और ऐसे अभी भी जो क्लास भी देख रहे होंगे जिनको टाइम होता नहीं है, लेकिन निकालो, डिग्री चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए तो टाइम तो निकालना होगा ना। पूरे साल आपने टाइम नहीं निकाला, लेकिन 1-2 घंटे अभी एग्ज़ाम के लिए देना ही पड़ेगा। जो आप सभी कहते हो टाइम कम है, टाइम कम नहीं होता, टाइम आप देते नहीं हो इसलिए कम है। तो कोशिश करो कि टाइम निकालो और सब कुछ ना पढ़ कर के मेन चीज़ें भी, और जो भी पढ़ रहे हो उसको बेटर तरीके से कवर कर लोगे तो कम टाइम में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। और जो स्टूडेंट कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाते। तो कोशिश करो कि जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो और मैक्सिमम ये देखो कि कौन सा रिपीट हो रहा है। ये जो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड कर रखी, हर ब्लॉक से सबसे ज़्यादा कहाँ से क्या आता है। और देखो मैंने पहले भी बताया, सब पढ़ो, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक मैंने आपको 15 चैप्टर्स बता दिए। आपके MHI 06 या 106 की अगर मैं बात करूँ, टोटल 32 यूनिट्स हैं। आधे यूनिट्स हम कर चुके हैं 32 में से। अभी हम 16वें चैप्टर पे, आधा चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, ठीक है, तो 50 to 60% आराम से कवर कर लोगे। उसे वैसे तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मैं फिर भी कम बोल रही हूँ। अगर आपने ब्लॉक 5 तक भी कर लिया 70% कवर कर लोगे। बट मैं ये नहीं कहूँगी यहीं तक पढ़ के जाओ, आगे का मत पढ़ना, आगे से भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर। इस वाली बुक में भी हम एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न पढ़ते हैं। अभी भी आप मेडिवल पढ़ो, मॉडर्न तो भी नेक्स्ट ब्लॉक से आएगा। तो कोशिश करनी है जितना ज़्यादा कर सको, बाकी नॉलेज रखो। ये ना हो कि अगर इस चैप्टर से आएगा तो अरे यार क्या लिखे। इसीलिए एक ओवरव्यू हमें हर एक का पता होना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस कि आपने कौन से टॉपिक को डिसाइड किया है कि मुझे इसको अच्छे से करना, तो उसको बार बार पढ़ो, पढ़ के जाओ। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर को सिर्फ सुन के जाओ कि नॉलेज होनी चाहिए। ये ना हो कि अरे क्वेश्चन आया तो क्या हुआ। ठीक है,
चलो जल्दी से एक बार सभी अपने सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। 1 घंटा हो गया हमें ये क्लास करते हुए, अभी आधा घंटा और लगेगा तब हम इसको कवर कर पाएंगे। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया हमारे मैराथन क्लास को, इम्पॉर्टेंट क्लास को। आशा करती हूँ कि ये मैराथन क्लास अभी सभी के लिए हेल्पफुल भी रही। बहुत अच्छे कमेंट और मैसेज आए आप सभी के, इसी मैसेजेस से ही, इसी कमेंट से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें लेकर के आ पाई। ठीक है, ऑब्वियसली मैराथन में डिटेल में मैं नहीं करा पाती हूँ, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट दिसंबर में 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 15 जुलाई 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट है। ये मैं उन्हें बता रही हूँ जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट है, पेड बैचेज है। 8882196980 पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करना है। और इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, स्टूडेंट ने इनरोलमेंट कराना स्टार्ट भी कर दिया है। सीट फुल होने से पहले आप सभी इनरोलमेंट करा लो, जहाँ पर हम डिटेल में एक एक चीज़ें करेंगे, जो कि मैं मैराथन में इतना बस बता पा रही हूँ कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या कर सकते हो, बट ऑब्वियसली डिटेल में हम नहीं कर पा रहे, राइट। तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से। सारे जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया का लिंक है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा लिंक, सबको ज्वाइन कर लो ताकि आपको इग्नू से रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्लॉक 5, 16, 17 और 18। 16 है विलेज कम्युनिटी। इस वाले चैप्टर से अगर विलेज कम्युनिटी यानी आपके गांव का पूरा समुदाय 19th सेंचुरी में आपका विलेज कम्युनिटी बना, इसको अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मिली थी। और इसी पर आपके ब्रिटिशर्स की, जो अंग्रेज है ना, इनकी नज़रें पड़ी थी। ठीक है, और यहाँ पर आपके विलेज कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे स्टोरियंस हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। जैसे कि आप एक आम नाम बता सकते हो, चार्लेस मेटकाल्फ। देखो एक आध स्टोरियन जितने नाम याद करो ना बहुत अच्छा रहता है। जेम्स मिल, चार्लेस मेटकाल्फ ने आपके बहुत डीपली विलेज कम्युनिटी के बारे में स्टडी किया था और बहुत फाइंड किया था, उसको इनकरेज किया था। इनके ओपिनियन इन्होंने बताए कि विलेज में थोड़ा बहुत लिटिल रिपब्लिक है, फ्रीडम है, आज़ादी है, गणतंत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक, जेम्स मिल का मानना है कि विलेज कम्युनिटी आप में क्या है, कॉरपोरेशन है आपका। ठीक है, ऐसे ही सर हेनरी मैन है, वो भी इससे थोड़े बहुत प्रभावित थे, ज़्यादा नहीं बट कुछ तो थे। फिर आपके आर्थर फिलिप आए, वो भी आपके विलेज कम्युनिटी को मानते हैं कि ये आपका प्री कॉलोनियल यानी आपका मेडिएवल के टाइम पर विलेज कम्युनिटी देखने को मिलती। विलेज मतलब महात्मा गांधी आप सभी जानते हो, जो कि हमारे राष्ट्र के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ नेशन। इन्होंने के ओपिनियन थे कि भारत जो है वो हमारा क्या है, गांव। भारत जो है वो कहाँ रहता है, विलेज में, शहर नहीं मानते वो। बीडी चट्टोपाध्याय का अलग मानना है। बीडी चट्टोपाध्याय मानते हैं कि ये एक रेजिडेंशियल लैंड है, कल्टीवेशन लैंड है, पैस्चर लैंड है। विलेज के जो कंपोनेंट प्रकार क्या बताया बीडी चट्टोपाध्याय ने, रेजिडेंशियल लैंड, कल्टीवेशन लैंड, पैस्चर लैंड। गांधी जी ने क्या बताया, इंडिया के लोग विलेज, गाँव में रहते हैं। आइनी अकबरी यानी जो मुग़ल रूलर के टाइम पर आपने देखा, इन्होंने आपके परगाना यहाँ पर इसको डिवाइड किया, और यहाँ पर विलेज इन्होंने बताया हर एक परगाना में, आइनी अकबरी में 10 से 15 गांव मिलते हैं आपको, हर एक ईच परगाना में। किसमें मेंशन है, आइनी अकबरी। किसने लिखा था, अबुल फजल ने। किसके समय पर, अकबर के समय पर। ठीक है, अब अगर विलेज कम्युनिटी से क्वेश्चन नहीं आया तो यहाँ से आता है आपका मेनली पंच और पंच मुकद्दम। पंच और पंच मुकद्दम अगर आएगा ज़्यादातर तो इससे इस वाले चैप्टर, देखो इस वाले ब्लॉक से कभी भी क्वेश्चन आता तो एक ही आता है, वो भी 20 मार्क्स का। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, पुराने के बता रही हूँ, यानी सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग। पंच मुकद्दम पूछा जाता है। वृंदावन के डॉक्यूमेंट में पंच मुकद्दम बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है जो पंच और मुकद्दम, ठीक है, जो आपका मुकद्दम है वो इसको पर्शियन भाषा में, कौन सी, फारसी भाषा में, और जो पंच है ये बताया गया कौन सी भाषा है, ब्रिज भाषा में। तो पंच कौन होते हैं इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, पंच मतलब 5 होते हैं। वृंदावन का जो डॉक्यूमेंट था, इन्होंने आपके क्या बताया कि यहाँ पर कम से कम हमारे 5 से 13, एक पंचायत बैठती है, पंचायत में मेंबर 5 से 13 हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी, जैसे कि आपके सभा क्या होता है, आपके ब्राह्मण्स की असेंबली, चोल डायनेस्टी के प्रशासन में पढ़ा था ना, वही आपको सेम चीज़ बतानी है।
ठीक है। कास्ट, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें देखकर ही कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस समुदाय का है, कौन किसके पास कितना पैसा है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसी भी पंच को बनाने में, कि कौन पंचायत का पंच बनेगा। जो 5 मेंबर बैठते हैं ना, इतना तो सभी को पता है। तो ये डिसाइड करते था उसकी कास्ट, उसकी कम्युनिटी, उसके वेल्दी, कितना पैसे वाला है, ये सब भी प्रभाव करता है, तब जाके बनते हैं। आपके एक पर्सन का नाम है ग्रोवर। ग्रोवर ने पूरे तरीके से मना कर दिया कि मुग़ल के पीरियड में पंचायत थी ही नहीं, विलेज में पंचायत, गांव में पंचायत होती ही नहीं थी मुगल्स के समय पर, ऐसा ग्रोवर का मानना था। विलेज में, गांव में चौपाला देखा ना, सब सारे बैठ जाते हैं बाहर पेड़ के नीचे, एक चौपाल बना होता है जहाँ पर ये लोग सारे मैटर को डिस्कस करते हैं। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मैटर हुआ, कोई भी है ना, तो उससे रिलेटेड सारी डिस्कशन यहाँ चलती है। वो सब कहाँ बैठते हैं? चौपाल पे। वहाँ पे हर एक डिफरेंट कास्ट के ग्रुप के मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें, विलेज पंचायत का रोल होता है कि वो एग्रीकल्चर का काम देखे, रेवेन्यू का काम देखता है, राजस्व का काम देखता है। उनकी ओपिनियन क्या है कि वो इस प्रशासन में, क्योंकि देखो गांव में पंचायत ही चलाती है, उन्हीं का सारा कुछ चलता है, कुछ भी चीज़ होगा तो पंचायत बैठती है, सबको पता है, ये सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर विलेज पंचायत का जो काम है, फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। पंच मुकद्दम के बाद विलेज कम्युनिटी का फंक्शन पूछा जाता है, इसके काम और इसकी पावर, ताकत कितनी है, इसके बारे में आपके इरफान हबीब बताएंगे। नाम भी मेंशन कर देना। इरफान हबीब ने आपके विलेज कम्युनिटी, गांव के समुदाय का काम और इसकी पावर के बारे में बताया। आपके वृंदावन डॉक्यूमेंट में भी इरफान हबीब ने बताया था विलेज कम्युनिटी अच्छी खासी पावर इंजॉय करती है। ठीक है, विलेज पंचायत में तो सारी पावर होती है ना, कि कौन किस कास्ट में किसके साथ शादी कर सकता है कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम किसको मिलनी चाहिए या नहीं, कोई और मैटर हो गया तो उसको सॉल्व करने का काम, विलेज के प्रशासन को देखने का काम, है ना, कोई भी रिकन्स्ट्रक्ट कराना हो तो सारी चीज़ें पंचायत बैठती है। फिर आएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है रूरल सोसाइटी और पेनिनसुलर। देखो सबसे ज़्यादा पेनिनसुलर पर आता है, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत पर नहीं आएगा, उत्तर भारत का भी ये कभी कभी पूछ लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जब भी आएगा तो स्टेरिटिफिकेशन आता है, स्टेरिटिफिकेशन इन द रूरल सोसाइटी, और रूरल सोसाइटी की कास्ट या पीजेंट और एग्रीकल्चर लेबर। आपको पता है ऑलरेडी MHI 105 में पढ़ाया है मैंने। पीजेंट दो तरीके, खुद खास्ता, पाई खास्ता, जिसके पास खुद की लैंड होती है, दूसरा जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करता है। मुजेरियन मैंने आपको बताया, बलूदार्स मैंने आपको बताया, मुजेरियन मैंने बताए थे, जो कि क्या करते हैं, आपके खुद खास्ता वाले जो किसान होते हैं ना, उनके लैंडों पर रेंट पर काम करते हैं, बताया था। यही सब कुछ इसमें मेंशन करना है। ठीक है, अब आते हैं मेन चैप्टर पे, यूनिट 17 एक ओवरव्यू दे दिया, आप इसको देख कर चले जाना। पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो विलेज का जो हेडमैन होता है उसे बोलते हैं पाटिल। ये कौन है? विलेज का हेडमैन। ठीक है, और यहाँ पर विलेज को क्या बोला जाता है आपके, याद रखने पड़ेंगे ये पॉइंट्स, जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। विलेज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने क्लासेस को डिस्क्राइब किया गया है? 5, जिसमें आपके देशमुख हुए, पाटिल्स हुए, देशमुख है ना, आपके अकाउंटेंट हुए, आपके उपारी हुए, ये सारे लोग, बालूदार्स भी है। मैंने आपको पढ़ाया ना पिछली बार में MHI 10 कितने होते हैं टोटल बालूदार्स? 12 होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बताना है। बहुतों को डाउट है कि बालूदार होता क्या है, तो चलो इसके बारे में बता देते। तो टोटल मैंने बालूदास 12 होते हैं, और ये इनका ग्रुप कितना होता है? 3 ग्रुपों में ये बटे होते हैं। एक का नाम होता है आपका थोराली, ठीक, दूसरे का नाम यहाँ पर होता है आपका मदहाली खास, तीसरी जो कैटेगरी आती है वो होता है आपका धाकती खास। अभी मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर होते कौन कौन है। जो थोराली है उसमें आपके सुनार, लोहार, ये सारे होते हैं। मदहाली में जो आपके होते हैं जो दूसरी रो, देखो ये थोराली वाले तो पहली रो में बैठते हैं, ये मदहाली दूसरी रो में बैठते हैं, सेकंड रो में। इसके अंदर कुम्हार आते हैं, पोटर्स होते हैं ना वो। और जो धाकती वाले में होते हैं इसमें आपके मुलाना, गुराव, कोहली, ये सारे आते हैं। बालूदार आखिरकार होते कौन है? इसमें आपके कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स, लेदर वर्कर, रोप मेकर, आपके ये सारे लोग बालूदार्स में आते हैं। अब क्लियर हो गया?
हिंदी में पहले बताया था, इंग्लिश में बताया तो अब शायद क्लियर हो गया हो। ये सारे बालूदार कहलाते हैं। बालूदार को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितने प्रकार के? 2। एक को बोला जाता है आपके वतनदार, और दूसरी जो कैटेगरी बोला जाता है उसे बोला जाता है उपारी बालूदास। वतनदार बालूदास की जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटी होती है, ठीक है, वतनदार की, ये बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। इनके पास इतनी पावर होती है बलूदार वतनदार के पास कि वो अब क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन? वतन बालूदार में। ये सारी बातें आपको बतानी है। हर विलेज में वतन वाले जो बालूत होते हैं ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हर गांव में, हर विलेज में। तो बालूतजार रूरल सोसाइटी में, हमारे डेक्कन पार्ट में, इनका सोसाइटी में अच्छा खासा हायर स्टेटस होता था, जिसमें देशमुख, पाटिल सब आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इसमें बताना। तो ये वाला ब्लॉक भी डन, यहाँ तक भी कर लिया आपने, 60 to 70% डन है। ब्लॉक 6 देखो। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 19। यूनिट 19 है आपका क्लेन और कॉन्फिडरेंसी। इसमें से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बी.डी. चट्टोपाध्याय आता है। क्या आता है? बी.डी. चट्टोपाध्याय। बी.डी. चट्टोपाध्याय का आपका असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, देख लेना। बी.डी. चट्टोपाध्याय ने आपका एक टर्म दिया था राजपुत्र। राजपूत मतलब क्या होता है? राजा का बेटा। दूसरा आपको इसमें याद रखना है, चित्तौर इंस्क्रिप्शन में इसका टाइम पीरियड 1301 ईस्वी का माना जाता है। तो आज हम राजपुत्र के बारे में जो पढ़ते हैं, इसकी 3 जनरेशन होती है, इसके बारे में चित्तौर इंस्क्रिप्शन में मेंशन। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अर्ली मेडिवल पीरियड में राजपूत है, सबको पता है। राजपूतों भी हमने पढ़ा है, कितने वंश होते हैं? 36 ये भी पता है। तो राजपूत जो आए थे वो 12th सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं, 11th में, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था कि राजपुत्र जो है, इनका जो वंश होता है ये माउंट आबू इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, 11th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने राजपुत्र का जो टर्म है सबसे ज़्यादा वाइडर सेंस में बताया है। किसने? बी.डी. चट्टोपाध्याय ने। राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखा था उसमें भी एविडेंस हमें मिलता है राजपूत के वंशों के बारे में। 12th सेंचुरी आते आते राजपूत हुए आपके, ठीक है। इसके ये टर्म बहुत सारे टाइटल, जैसे आपने देखा है ना, राजा जो है महाराजा अधिराज, राजपुत्र, है ना, ये कुछ टाइटल उपाधियाँ लेते हैं, ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी.डी. चट्टोपाध्याय का बताना है कि यहाँ पर जो हमारा जो राजा होता है, जो क्षत्रिय होता है, इनकी पोस्टों को, इनके पॉलिटिकल ऑर्डर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। बी.डी. चट्टोपाध्याय का ऐसा मानना है, ठीक है। तो एक तो बी.डी. चट्टोपाध्याय और जो दूसरा आपका है नॉर्मन जैगलर, इनका भी नाम होता है एन, आपके एग्जाम में एन जैगलर के नाम से मेंशन कर देंगे। इन्होंने भी बहुत डीप स्टडी किया था, राजपूतों के बारे में एनालाइज किया था, उनके एक्सपेंशन कैसे हुआ वो सारा कुछ पढ़ा था, राजपूत के वंश के बारे में बताया था। और इन्होंने आपके क्या बताया कि राजपूतों में ब्रदरहुड हमें देखने को मिलता है, भाईचारा, समझ रहे हो, ये इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि इससे राजपूतों के समय पर पैट्रीलिनियल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मेल एक दूसरे टाई है, जुड़े हुए, वो ब्लड रिलेशन से, एक कॉमन एंसेस्टर पूर्वज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें ही यहाँ से करते हैं, इनसे रिलेटेड ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका अर्बन सोशल ग्रुप इन नॉर्थ इंडिया। इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ, वुमेन का आता है। हमारे वुमेन का मेडिएवल में क्या क्या रोल है वो आपको पूछा जाता है। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत हुए, चाहे आपके मुगल्स हुए, उसके टाइम पर वुमेन की कंडीशन अच्छी देखने को मिलती है, एजुकेटेड होती है, बहुत सारी हकीम्स डॉक्टर होती हैं। एजुकेटेड होती तो डॉक्टर भी मिलेंगी, और वुमेन जो हकीम होती थी डॉक्टर बनी भी होती थी। जैसे कि मुगल के पीरियड में हमें 2, एक का नाम था आपके उद्मत उन निंसा, जो कि हकीम थी उस टाइम पे, डॉक्टर थी, और दूसरी थी आपकी सती कुंवर। रजिया सुल्तान जैसे लोग जो रानी बने थे, ठीक है, जो राजगद्दी पर बैठे थे, वो बताया गया। इलाइट मूवमेंट आपने देखा। पीजेंट यानी जो किसान वाली जो औरतें थी, पीजेंट वुमेन थी, वो भी एक अच्छे खासे फ्रीडम को एंजॉय कर रही थी।
डिवोर्स, वो लोग, मुस्लिम्स का रूल था, मेडिएवल का टाइम पीरियड है तो डिवोर्स वो यहाँ पर परमिट कर सकते थे, यहाँ पर डिवोर्स लिया जा सकता है, इतनी छूट थी। मुग़ल एम्पायर के जो राजा थे अकबर, अकबर ने लड़कियों की जो डेट है शादी करने की 14 साल रखी थी और लड़कों की 16। डाउरी सिस्टम तो हायर सोसाइटी में कॉमन है, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर डाउरी जो है वो ली जाती थी, दहेज लिया जाता था। पर्दा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आपको लिखना है। रजिया सुल्तान हुई, अकबर की जो मदर हुए महम अंगा, चाहे जहांगीर की वाइफ हुई नूरजहाँ, शाहजहाँ की जो डॉटर थी जहांदर बेगम, ये सब फेमस नेम है, ठीक है। तो कभी भी वुमेन का आएगा तो 10 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो एक ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चेंजिंग इन सोशल स्ट्रक्चर पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में 10 मार्क में क्वेश्चन आएगा वेलेंगाई और इदंगाई। वेलेंगाई और इदंगाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो चोल डायनेस्टी में हमें ये देखने को मिलता है। वेलेंगाई माना जाता है आपके लेफ्ट और राइट हैंड, ठीक है। वेलेंगाई होता है आपका राइट हैंड, इदंगाई होता है आपके लेफ्ट हैंड। चोल डायनेस्टी के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है। वेलेंगाई आपके वो होते हैं जो खेती का काम करते हैं, इदंगाई आपके वो होते हैं जो कि वीवर होते हैं, बुनाई का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, ये सारे लोग होते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, इससे ऊपर नहीं आता, ठीक है। या तो इसमें से ये पूछेंगे या तो आपसे सूफीज़म मैक्सिमम रिपीट होता है। सूफीज़म आपको बताना है, हमें इसमें देखने को मिलता है सूफीज़म और इसके सिलसिले। सूफीज़म एक ऑर्डर होता है जिसको मेंटेन करके जो रखते हैं उसको सिलसिला बोला जाता है। ये आपको भारत के अंदर और भारत के बाहर देखने को मिलेगा। सूफीज़म की जो एक्टिविटीज़ होती है उसका जो सेंटर होता है उसे हम खानका कहते हैं। मुरीद आपको देखने को मिलेगा, पीर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिलसिला के भी अलग अलग पार्ट होते हैं 4, लाइक आपके सुहरवर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, ये सारे सिलसिला आपने सुने। सुहरवर्दी सिलसिला को छोड़ के बाकी जितने सिलसिले हैं वो नॉर्थ इंडिया में अच्छे खासे फ्लोरिश हुए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सूफीज़म में के बारे में तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम इसमें तो नहीं कर पाएंगे। बट मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग सूफीज़म मैक्सिमम रिपीट वाला क्वेश्चन है आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के चैप्टर्स भी आपको देखने हैं। मैंने आपको ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें तो कवर करवा दी हैं और ये जो कुछ चीज़ें बच गई हैं, ठीक है, ये सब मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। ये सब कुछ आप लोग कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉक में देख लो, यूनिट 24 से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो पूछ लेंगे। आपके रिफॉर्म्स हुए थे ना, कुछ सुधार आए थे, सुधारक आए थे, कुछ आंदोलन चले थे, उसके बारे में बताना है। लाइक आप बता सकते हो स्वामी नारायण सेक्ट, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपके रामानंद स्वामी है, पूरा क्रेडिट दिया जाता है। स्वामी नारायण सेक्ट यहाँ पर इनकी फोकस होता है कस्टम के, लाइक मैरिज कस्टम के लिए। इन्फेक्टिसाइड जो होता है, जो बच्चों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, इसके बारे में ये सुधार या ये मूवमेंट इसलिए चला था, ठीक। दूसरा जो है आपका सतनामीज़, मैं आपको हिंट बता दे रही हूँ हेडिंग के क्या क्या हो सकता है। सतनामीज़ अनटचेबल कास्ट के लिए ये क्या चीज़ इमर्ज हुई थी, जहाँ पर ये इनको चाहते कि इनको इक्वालिटी मिले। इसको चलाने वाले का नाम था घासीदास। तो ये सोशल रिफॉर्म में क्या समझ आया, क्योंकि स्वामी नारायण सेक्ट में तो मैरिज से रिलेटेड है, आपका इन्फेंट्री से रिलेटेड है, सतनामीज़ में अनटचेबल के लिए, ठीक है। सत्यशोधक समाज, शोधक समाज सबको पता है ना, ज्योतिराव फुले, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज्योतिराव फुले ने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी स्लेव्स के लिए, है ना। ज्योतिराव फुले ने इसके बारे में बात की, जो दलित क्लास की उसके बारे में। तो यही सारे रिफॉर्म्स के बारे में इसमें आपको बताना है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मिल जाता है, तो अगर मिलेगा तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया। फिर आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसमें आपसे 25 में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, वो आता है ओरिएंटलिस्ट परसेप्शन ऑफ कास्ट। ओरिएंटलिस्ट परसेप्शन ऑफ कास्ट आपके ब्राह्मण पे बेस्ड होता है। मैंने आपको बताया था ये वो क्लास होती है जो कि होते तो ब्रिटिशर्स है, बाहर के अंग्रेजी होते हैं, लेकिन ये बिलीव पुराने वाले टेस्ट पे करते हैं, वेदों में करते हैं। याद है अभी MHI 105 में पढ़ाया था, सॉरी 4 में पढ़ाया था। तो ओरिएंटलिस्ट क्या है, जो कि होते ब्रिटिशर हैं लेकिन ये मानते ओल्ड टेस्ट को है, वेद उपनिषद, इनमें इनकी ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है। 26 खुद पढ़ लेना क्योंकि ज़्यादातर ये आता नहीं है, और अगर आया तो क्या क्या करना है, माइग्रेशन इमाइग्रेशन वाली बात है। 27 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ग्रोथ ऑफ कैपिटल क्लास। जब कैपिटल क्लास यानी आपके
पूंजीवादी वर्ग आता है तो क्या होता है, तो कैपिटल क्लास जब आता है तो आपका एक स्टैग्नेशन दिखता है, बाजार में एक ठहराव दिख जाता है। हिस्टोरियन यहाँ पर ब्लेम करते हैं कि जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनिज्म आए, तो कैपिटल क्लास की जो ग्रोथ है वो स्लो होने लगी थी। भारत में जो इंडस्ट्री आई थी उसकी वो स्लो होने लगी थी। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको याद होगा, जो कि मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। सेकेंड ईयर वालों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर वालों ने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ ही रखा। तो ब्रिटिशर्स को पूरे तरीके से यहाँ पर माना गया कि हमारे भारत की इकॉनमी जो पूरी तरीके से बर्बाद हुई है, ख़त्म हुई है, खाली हुई है, वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुई है। इन्हीं की वजह से कैपिटल में शॉर्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में दादा भाई नौरोजी का ये सारा मानना है कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जो इसका प्रॉफिट है, उसमें कमियाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, इस जगह पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मिलती है, लाइक बिरला, टाटा, सबका नाम आपने सुना है। जूट, माइनिंग, जमींदारी सिस्टम, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कि इंडिया में क्या क्या काम होते थे, नई नई इंडस्ट्रियल लेबर क्लासेस आपको मिलेंगे। इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग सेक्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 9 से 10% जो लोग होते थे वो इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्टर में ही काम करते थे। ठीक है, आपकी और इंडस्ट्री और जो फैक्ट्रीज में जो काम करते थे वो स्किल्ड लेबर काम करते थे। अनस्किल्ड वर्कर भी मिलेंगे। देखो, स्किल्ड वर्कर जो अपर कास्ट के होते थे, जो कि हाई स्कूल में पढ़े लिखे हुए होते थे। अनस्किल्ड वर्कर होते जो अग्रेरियन क्लास के होते थे, जो खेती का काम करते थे, या तो आर्टिस्ट वाली कैटेगरी से थे, जिन्होंने थोड़ा लिटिल एजुकेशन यहाँ पर रिसीव कर रखी थी। इनका सबका उसके अकॉर्डिंगली सब सोसाइटी में यहाँ पर आपको काम देखने को मिलता है। पेरिस में भी सबसे अच्छा एक्सपोर्ट कॉटन और अफीम ट्रेड का हमें देखने को मिलता है। ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको बताना है। अब आएंगे आपका लास्ट वाला ब्लॉक है। तो देखो, लास्ट वाले ब्लॉक में आपका फॉरेस्ट एक्ट सबको पता है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है ना। तो ये एक्ट आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, तो ये एक्ट पढ़ के जाना। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में आया था, जो कि आपके बहुत ही बड़ा एक ये एक्ट लगा था। ब्रिटिश एम्पायर ने इसको स्टैब्लिश किया था। क्यों किया था, ऑलरेडी हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स के जो रूलर्स हैं जंगल पे, उन्होंने सेव करने के लिए रॉबर्स जितने भी यहाँ पे चोरी करते थे ना, जो ट्राइब्स थे, उससे करने के लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कम से कम ये कितने ट्राइब्स पे लगाए थे, 150 ट्राइब्स पे ये लगाया गया था। यहाँ पर इन्होंने ये ट्राइब्स पे क्यों लगाया था, जैसे मैंने आपको बताया रेलवे का जब हमारा यहाँ पर काम हुआ था। देखो, मेन इसका ये था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का कि यहाँ पर आपके मेन प्रोविजन क्या था, जो यहाँ पर जो पूरा ग्रुप रहता था ना, इसके अंदर रहता था, उनको बाहर कॉलोनियल स्टेट यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। इनका पूरा कंट्रोल अब रूलर और ट्राइबल कम्युनिटी पर इस एक्ट के द्वारा बन चुका था। मतलब अब जंगल पे पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होगा। इस एक्ट के बाद कोई भी जंगल से एक भी चीज़ बिना ब्रिटिशर से पूछे नहीं ले सकता। यानी इस एक्ट के थ्रू फिर फॉरेस्ट एक्ट 1878 आया। इसमें 3 ग्रुप कैटेगरीज डिवाइड हुई, एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। इस तरीके की चीज़ें आपको इसमें बतानी है। जेंडर और वुमेन की कंडीशन मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर कैसी थी, ये सब कुछ आप जानते हो कि अब चाइल्ड मैरिज, आपका विडो रीमैरेजेस, फ्रीडम औरतों को मिलनी शुरू हो गई थी। चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो चुका था। मेडिएवल हिस्ट्री है, मॉडर्न टाइम है, सबको पता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट आए, ब्रह्मो समाज आया, आर्य समाज आया, है ना, बहुत सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट आए थे ना। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आपकी सती प्रथा को हटाया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। तो ये क्या क्या लिख सकते हो। एजुकेशन के लिए आपकी चीज़ें आई, जो मूवमेंट चलाए एजुकेशन पे बात हुई, खास तौर से वुमेन और पुअर क्लासेस के लिए रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए थे। ठीक है, पॉपुलर प्रोटेस्ट चैप्टर के नाम से ही, पॉपुलर प्रोटेस्ट से ही आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें आपको संथाल रिवॉल्ट 10 मार्क्स में भी आ सकता है। संथाल का विद्रोह चला था ना, मुंडा आपने सुना होगा, अपराइजिंग, और दूसरा मोपाला, ये सारे करने हैं आपको। और एक कोल रिवॉल्ट है, ये सारे पढ़ लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर ये ब्लॉक कर रहा है तो पॉपुलर प्रोटेस्ट मैक्सिमम रिपीट होता है। ठीक है, मैक्सिमम तो रिपीट ही होता है, तो ये सब करके जा सकते हो। नाउ दैट्स इट। ट्राइब्स और अंडर कॉलोनिज्म आपसे नए वाले सिलेबस में आ सकता है, पुराने में तो इतना नहीं आता है कि ट्राइब्स की कंडीशन, बाकी कहीं से कुछ भी आ सकता है। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर करा दी हैं, और हर चैप्टर से
कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करती हूँ आज की क्लास और आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रही थी जिसको भी नए बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें रीज्वाइन करना है, हमें रीज्वाइन क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी को भी नोट्स चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो 888219 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एग्जाम देने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी का एग्जाम कैसा गया और ये मैराथन क्लास आप सभी के लिए कितनी हेल्पफुल रही। आई नो कि यहाँ पर ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैराथन क्लास में बहुतों को शायद कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, खास तौर से ऐसे स्टूडेंट जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं थे, तो इनके लिए आपको पहले से पढ़ना है। आपको ऑब्वियस थोड़ा टाइम भी मिल चुका था, तो इसीलिए इतनी कोशिश करो। दोबारा से एक चीज़ बोल रही हूँ, मैक्सिमम चीज़ें यानी कुछ चीज़ों को पढ़ो मत लेकिन सुनकर जाओ। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये टॉपिक की आपको पूरी कोशिश करनी है कि पूरे 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने। ठीक है, बाकी मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी और जो चीज़ें एक आध चीज़ें मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ लेकिन मैंने आपको बता दिया, उसको ज़रूर करना। सूफीज़म को अच्छे से करना, पॉपुलर प्रोटेस्ट को अच्छे से करना, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।